हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान और स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, स्पेशली जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी सीएससी के उन एस्पायरेंट्स को एक खबर देना चाहता हूं जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं। अभी स्टडी आईक्यू ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर एक स्मार्ट कोर्स अपलोड किया है जो कि एक कंप्लीट स्मार्ट कोर्स है। उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस कोर्स के माध्यम से आपको यूपीएससी के मेंस या ये प्री से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड 1300 से प्लस जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा रोज के लेवल पर हर रोज जो है वो डेली क्विजेज, एमसीक्यूज आपको बहुत सारे सॉल्व करने को मिलेंगे और न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपको जो फेमस मैगजीन है, जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं उनके आर्टिकल्स के समरीज और क्रक्स वगैरह, आपको सब कुछ अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पर। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें और लाभ उठाएं इस कोर्स का। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक है खिलाफत आंदोलन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। राइट, आज हमें समझना है इन दोनों को, और ये इन दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा जाता है, या इस तरह बोला जाए, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी पहले से प्रिपेयर्ड है नॉलेज, जो जानते हैं कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ चलाया गया। सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं हम कि किस बैकग्राउंड में ये सारी घटनाएं घटी, यानी कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ऐसी क्या घटनाएं घटी थी कि उस दशक के अंत में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ये आंदोलन छेड़े गए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि विश्व युद्ध के बाद 1919 प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद अंग्रेजी सरकार ने जो भारत को वायदे किए थे कि हम विश्व युद्ध के बाद आपके हालात सुधार देंगे अगर आप विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हैं तो, और बहुत सारे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने विश्व युद्ध के खत्म होते ही क्या दिया भारत को? रॉलेट एक्ट दिया भारत को। विश्व युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों के द्वारा क्रिएटेड विश्व युद्ध की वजह से भारत में क्या आया? आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, बीमारियां फैली भारत में। भारत की जो मध्य वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास थी, या जो भारत में शहरी जनता जो थी, वो बीमारी की चपेट में थी। जो भारत के दस्तकार थे, जो भारत के मजदूर थे, जो भारत की ग्रामीण जनता थी, वो भुखमरी का शिकार थी, वो कुपोषण का शिकार थी, वो सूखे का शिकार थी। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो अंग्रेजों की गलत और अंग्रेजों की धूमिल या दूषित पॉलिसीज की वजह से थी, और जो कि वो जान के भारत को गरीब रख रहे थे। आगे हम समझेंगे कैसे। 1919 के युद्ध के बाद, युद्ध खत्म होने के उपरांत भारत में जो इतनी विषम समस्याएं फैली हुई थी, इन्हीं सब समस्याओं के बीच भारत के जो नेता हैं उनको भारतीयों को जोड़कर रखना है, क्योंकि सबको ये नॉलेज धीरे धीरे होने लगी थी अब कि अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ेगा, तभी हमारी हालात सुधर सकते हैं। राइट। उसके अलावा और क्या समस्याएं हुई? जैसे कि मैंने बोला कि रॉलेट एक्ट, काला कानून अंग्रेजों द्वारा लगा दिया गया, जो कि जिसने पूरे भारत पे सब पे असर डाला। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो जनता को इकट्ठा करके जनता को जागरूक कर सकते हैं, उनको अंग्रेज अपनी मर्जी से कभी भी अरेस्ट करके जेल में डाल दे रहे हैं विदाउट एनी ट्रायल। तो काला कानून लागू हो गया। काला कानून के खिलाफ जहां जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किए, वहां पर मार्शल लॉ लगाने की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया, प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा था। और एक जगह पर प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शन का दमन इस हद तक बढ़ गया कि वो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हत्याकांड है, उसको बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है भारत के इतिहास का, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बात यहीं तक ही नहीं ठहरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को अंग्रेजों ने बरी कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर के फेवर में फैसला दिया, और जो हंटर कमेटी अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश करी थी पंजाब में हुए मैसेकर और पंजाब में जो मार्शल लॉ लगने की वजह से, उसके अलावा जगह जगह जो छुटपुट जो है वो पंजाब की पुलिस द्वारा जो दमन किया गया है, या पंजाब की सरकार द्वारा जो दमन किया गया था वहां की जनता का, उसकी जांच करने के लिए जो हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा बायस थी और अंग्रेजों के फेवर में थी।
तो इन सब समस्याओं की वजह से भारतीय जनता में एक बहुत बड़ा रोष था कि एक तो विश्व युद्ध में तुमने बहुत हमें ठगा, तुमने कहा कि विश्व युद्ध के बाद जो है वो हम छोड़ के चले जाएंगे या आपको जो है वो पावर्स देंगे कुछ एटलीस्ट, है ना, थोड़ी हालात आपके सुधारेंगे। ऊपर से आप हमेशा ये क्लेम करते रहते हो कि जो अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों की भलाई के लिए, हम सिविलाइज्ड नहीं है और आप हमें सिविलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जो ये होलियर देन दाओ जो रवैया है आपका, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। दूसरी चीज ये भी थी, अंग्रेज लेजिट ये बात बोलते थे कि भारतीयों को जीना नहीं आता, हमने भारतीयों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया आपको कि 1757 की प्लासी की बैटल को अंग्रेज बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन वहां से आया भारत में, राइट। तो अंग्रेज इस चीज को ओपनली क्लेम करते हैं। इवन आज तक अंग्रेज बोलते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां पर कॉलोनाइजेशन किया, वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल कल्चर में रह रही थी, बहुत सारी जगहों पर ट्राइबल कल्चर्स भी थे, लेकिन भारत काफी अमीर था, भारत वो आए थे भारत की अमीरी को लूटने, राइट। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ट्राइबल कल्चर्स भी थे, लाइक अफ्रीका में। लेकिन उनका पॉइंट ये था कि जहां जहां पर इस तरह के ट्राइबल कल्चर्स हैं या जो उनसे अनसिविलाइज्ड है, उनके मुकाबले जो अनसिविलाइज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देम, उनको सिविलाइज करना जो है वो अंग्रेजों का धर्म है। वो इसीलिए पैदा हुए और यही काम वो कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये उनका मखौटा था, ये उनका पॉलिटिकल मखौटा था, सबको ये छुपाने का कि वो किस तरह कमर्शियली जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो है वो कंपल्स करते हैं लोगों को उनके नीचे दबे रहने के लिए। तो इन सब चीजों से जो भारतीय नेता हैं वो पिछले लगभग 60-70 सालों से लड़ रहे थे। 58 के बाद ही धीरे धीरे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आया हमारा नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का जो संगठन बना, वो जितनी भी उससे पहले जितनी भी फैली हुई थी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जुड़ने की वजह से ही बना। सो दैट मीन्स धीरे धीरे जो है वो भारत में एक भावना आ रही थी नेशनलिज्म की। तो मैंने कल भी जैसे बताया था कि अंग्रेजों ने भारत का पॉलिटिकल एकीकरण करके दिया है, लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने, या इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लड़े जो नेता रहे उस समय के, उन्होंने उस भारत की पॉलिटिकल एकीकरण को इस्तेमाल करते हुए नेशन बिल्डिंग का काम किया, भारत को आजाद कराया और भारत के लोगों को एहसास कराया कि आजादी क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन, उसमें से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत जरूरी है इसी भावना को भारतीयों में सुदृढ़ करने के लिए। भारतीयों के अंदर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली एक बार सोचे तो भारतीय है कौन, राइट। जो सिंधु नदी है, राइट, उसके पार के रहने वाले जितने भी अरबी फारसी लोग हैं, वो सिंधु नदी के पार, सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे, क्योंकि वो स को ह पढ़ते हैं, राइट। ग्रीक्स ने सिंधु नदी को इंडस नदी पढ़ा, तो जो इंडस नदी के पार रहते हैं उनको उन्होंने इंडियंस कहा। सो अकॉर्डिंग टू देम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो भी सिंधु नदी के पार रह रहा है वो सारे के सारे जो हैं वो हिंदुस्तानी है, राइट, अकॉर्डिंग टू। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग था? अफगानी या फारसी या तुर्की लोगों के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर कुछ कोस दूर जो है वो कल्चर बदल जा रहा है बहुत। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, भारत में फ्यूडलिज्म जो है वो नेचुरली आता है। भारत छोटे छोटे पॉकेट्स में, कल्चरल पॉकेट्स में बटा हुआ है, राइट। सो दैट मीन्स भारत जो है वो बाहर से देखने वालों को भारत लगता है कि यूनिफाइड है, लेकिन भारत में आकर पता चलता है कि भारत की समस्या तो डिसइंटीग्रिटी है, भारत की समस्या तो डाइवर्सिटी है, जिसको यूनिफाई करना है, राइट। नोशन आपने पढ़ा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो क्यों लाया गया है आगे आने वाले सेशन में हम देखेंगे। बट ये जो हमें डाइवर्सिटी जो है वो भारत में, भारत के लोगों के अंदर एक भावना पैदा करना कि हम सब एक हैं, राइट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1910 के दशक में रह रहा है अवध के क्षेत्र में और उसने केवल अवध की नवाबी देखी है अभी तक, उसके हिसाब से जो पिनेकल है, एक आम आदमी, एक गांव में रहने वाला आदमी, उसके हिसाब से जो पिनेकल है पॉलिटिकल अथॉरिटी का, वो वहां का नवाब है। या उससे भी पीछे आ जाइए, अंग्रेजों के कंट्रोल से पहले वहां का नवाब जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी का पिनेकल है। या उसके हिसाब से जो अवध है वो उसकी पूरी दुनिया है, जो बिल्कुल ही ग्रामीण है। मैं रूलिंग क्लास या ट्रेडिंग क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, जो 95% पॉपुलेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं उस समय की, राइट।
सो उस 95% पॉपुलेशन को यह एहसास कराना कि वो जनशक्ति बन सकता है, उसके हाथ में पावर आ सकती है, और वो अगर एक बार अपने इस जो वहम की दीवार है उसके ऊपर उठ कर अगर देख ले दुनिया को, और देखे कि भारत एक नेशन है पूरा, और उस पूरे नेशन के रिसोर्सेज को सभी भारतीयों के उपयोग के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है, अगर ये भावना सभी लोगों में जगा दी जाए तो 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, ऐसा गांधी जी ने कहा। इस ये जो मैंने पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोली, इसमें बहुत सारे एडिशंस अभी धीरे धीरे मुझे करने हैं, आगे ये स्टेटमेंट पूरी तरह जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे हैं इवेंट्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कंट्री की, मैंने आपको बोला कि बिगड़ी हुई थी। रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ लगा हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। उसके बाद हंटर कमेटी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया इंडियंस को। उसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है वो डायर को बरी कर दिया। और मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक अखबार है अंग्रेजों का, मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने 30,000 पाउंड का कलेक्शन करवाया डायर के लिए। सो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो अंग्रेजी जनता है वो डायर के सपोर्ट में है। यहां से हमें यह बात भी क्लियर हो गई कि जो नरम दल है भारत, जो कांग्रेस का नरम दल है, जो 1885 से इसी बात पे प्रेशर डाल रहा था कि जो अंग्रेज भारत में है केवल वही गलत हैं, जो इंग्लैंड के अंग्रेज हैं वो बढ़िया हैं। उनको अगर हम भारत में हो रही जितनी भी कुरीतियां हैं या भारत में जितना भी ऑपरेशन किया जा रहा है ब्रिटिश राज द्वारा, उनको अगर बताएंगे इंग्लैंड में बैठे बाबुओं को, तो वो कुछ करेंगे हमारा। ये भ्रम भी यहां पर टूट गया। मॉर्निंग पोस्ट ने 30 लाख पाउंड का जो है वो चंदा इकट्ठा किया डायर के लिए। उसके बाद मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 में, और मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आप जानते ही हैं कि डायरकियल सिस्टम लेकर आए, और डायरकियल सिस्टम किसी भी तरह भारतीयों के हित में नहीं था। ये खाली एक, आप कह सकते हैं, छलावा था भारतीयों को ठगने का। सो इस बैकग्राउंड में लोगों के अंदर ये एक लोगों के अंदर घृणा थी अंग्रेजों के लिए, और जो कभी भी फूटने को तैयार थी। जैसे कि 1857 की रिवोल्ट में, पिछले 100 साल के ऑपरेशन की जो घृणा थी लोगों के मन में, वो फूट के आई। उसी तरह 1919 के आसपास, यानी कि 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम समय में, लोगों के मन में उसी तरह की एक भावना थी, एक गुस्सा था। उस गुस्से को चैनलाइज किया जाना था। अब उस गुस्से को चैनलाइज करने का काम जो नेता कर जाए, वही जो है वो सर्वे हो जाएगा भारतीय राजनीति का। और ये एक सवाल भी बनता है मेंस का कि किस तरह जो है वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और जो पॉलिटिकल शक्ति जो है वो नरम दल के पास थी, उसको किस तरह जो है वो स्विच किया गांधी जी ने अपने पास। तो ये मेंस का सवाल है, आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर नेक्स्ट चीज देखिए, कॉमन ग्राउंड्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड्स आए, जैसे कि लखनऊ पैक्ट आया, रॉलेट एक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 का लखनऊ पैक्ट जो आया, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट्स की वजह से और पटेल साहब के एफर्ट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो, माफ़ कीजिएगा, तिलक साहब के, बीजी तिलक के एफर्ट्स की वजह से हिंदुओं और मुस्लिम्स को क्लोज लाने की बहुत कोशिश की गई, और फाइनली जो है वो एक समझौता हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में आया। ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि 1913 से ही मोहम्मद अली जिन्ना कोशिश कर रहे थे कि रूढ़िवादी अलीगढ़ स्कूल की उनका जो लेसन्स है, उनकी जो शिक्षा है, जो मुस्लिम वर्ग के दिमाग में फिट है, वहां से जो है वो उनको बाहर लाया जाए और यूनिटी की रास्ते पर उनको लेके आया जाए। उनको समझाया जाए कि रूढ़िवाद से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आइडियोलॉजीज को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक बहुत रैशनल तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा इस समस्या को, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। सो 1916 में लखनऊ पैक्ट के साथ जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता आई। उसके बाद रॉलेट एक्ट जब आया 1919 में, उसके खिलाफ हिंदू और मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़कर मिलकर साथ दिया। तो यहां पर भी एक कॉमन ग्राउंड दिखा, क्योंकि दोनों का ही ऑपरेशन हो रहा था रॉलेट एक्ट में। और तीसरा, रेडिकल नेशनलिस्ट हमें उभरते हुए दिखे
इस हिंदू मुस्लिम जो एकता है लखनऊ पैक्ट की वजह से, उसकी वजह से जो हमें रेडिकल नेशनलिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम जैसे जो है वो रेडिकल नेशनलिस्ट हमें देखने को मिले, जिनका जो नोशन है वो रूढ़िवादी नहीं था। जो अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, लेकिन जो अलीगढ़ स्कूल की रूढ़िवाद सोच थी उससे वो उभर कर, उससे वो बाहर निकल कर सोचते थे। सो इस बैकग्राउंड में लोगों के मन में घृणा है, लोगों के मन में गुस्सा है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो एक अच्छी भावना है अभी। तो इस बैकग्राउंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट लाया गया, और किस तरह गांधी जी ने उनको जोड़ा, क्यों गांधी जी ने जोड़ा, क्या जोड़ना चाहिए था या नहीं, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरह गांधी जी ने कांग्रेस के साथ अलाइन किया, जनता के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग को लेकर चले। देखिए यहां पर हमें समझना है अब हिस्ट्री को पढ़ने की सबाल्टर्न अप्रोच। क्योंकि जो कमीशन है वो बहुत लेवल पर सबाल्टर्न अप्रोच पे सवाल पूछता है। लिख कर बोला गया है कि सबाल्टर्न अप्रोच पे है ये सवाल। सबाल्टर्न अप्रोच क्या होती है, यानी कि जो निचले वर्ग के जो लोग हैं, राइट। वैसे तो सबाल्टर्न का शाब्दिक अर्थ होता है निचले वर्ग के लोग, और सबाल्टर्न शब्द जो है वो पॉपुलर हुआ है जो ब्रिटेन और यूएस की जो आर्मी है उसके जो प्राइवेट रैंक के लोग होते हैं, यानी बिल्कुल जो सिपाही होते हैं, उनके लिए सबाल्टर्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राजनीतिक सेंस में सबाल्टर्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो पीजेंट क्लास को कंपोजिट करते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो पिछले 2000 सालों से नहीं रहा, जिनको दलित कहा बी आर अम्बेडकर ने, महिलाएं हो गई, ठीक है, समाज के जितने भी वंचित हैं, डाउन ट्रोडन है, जो पीजेंट क्लास हो गई, जितने भी जिन सभी दस्तकारों का हनन हुआ है, जो सारे बंधुआ मजदूर हैं, या जितनी भी, कहने का मतलब जो आम जनता है देश की, जो 95% पॉपुलेशन थी उस समय की, उनके क्या मुद्दे हैं और उन्होंने कैसे जो है वो पार्टिसिपेट किया, वहां पर अब बनता है सवाल। क्योंकि अगर आप देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नई एनसीईआरटी पढ़ लो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नई एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी की अप्रोच क्या है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लाइक एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा सर की किताब पढ़ लें, मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्र सर की किताब पढ़ लें, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र जी की किताब पढ़ लें, इन सब किताबों में आपको दिखेगा कि ये थोड़े से मार्क्सवादी हिस्टोरियन है, और जो मार्क्सवादी हिस्टोरियन होते हैं ना, वो उनका ज्यादा पलड़ा जो है वो भारी होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे आपके लिए। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे छोटे छोटे, राइट। मैंने आपको क्या बोला था पहले सेशन में कि हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे इस पूरी सीरीज में, फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज का। मैं आपको आपके ऊपर फैक्ट की बम्बार्डिंग तो करूंगा ही, लेकिन आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा, राइट। किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, हम पूछते हैं व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो व्हाई, व्हाट एंड हाउ में केवल ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट का ही जवाब मिलेगा, आपको व्हाई और हाउ का जवाब भी ढूंढना है, और वो जवाब देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं एनसीईआरटीज के बारे में बोल रहा था, तो जो नई एनसीईआरटीज हैं वो अप्रोच करती हैं, उनकी अप्रोच रहती है सबाल्टर्न, यानी कि जो भारत में या भारत के इतिहास से जुड़े जो आम वर्ग है, जिनके ऊपर इतिहास बीता है, राइट। केवल राजा और महाराजा उन्होंने जो किया वही इतिहास नहीं है। जो भारत का समाज है, जो भारत का कल्चर रहा है, राइट, वो जो भारत की आम जनता ने झेली ये चीजें, राइट, वो है भारत का एक्चुअल इतिहास। तो जो नई एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सबाल्टर्न अप्रोच प्रिपेयर होगी, और पुरानी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि नई और पुरानी एनसीईआरटीज दोनों पढ़ें, क्योंकि दो अलग अलग अप्रोच हैं उनके, और उन दोनों के बीच में आपको कोहेरेंसी सेट करके ही आंसर लिखना होगा। एग्जामिनर को दिख जाएगा आपके आंसर में कि आपके पास वो कोहेरेंसी है या नहीं। बहरहाल यहां हम देख रहे थे इस स्लाइड में कि कॉमन ग्राउंड जो है वो आया, और रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स आए भारत में, और इस बैकग्राउंड के साथ जो है वो भारतीय तैयार थे। अब जो भारतीय जनता है
वो तैयार थी, उसके अंदर गुस्सा था, उसके गुस्से को चैनलाइज करने के लिए कोई ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति चाहिए था जो सभी जनता को, उस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोगों के मन में रोष है उसको चैनलाइज कर सके। वो उस रोष को चैनलाइज करने का काम अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी जी ने किया, और उनके साथ अन्य कई सारे नेताओं ने उनका साथ दिया। आज हम वही समझेंगे। सबसे पहला आज हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला टॉपिक होगा वो होगा खिलाफत को समझना, कि खिलाफत क्या था, खिलाफत जो है वो भारत में पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बना, कहां तक जस्टिफाइड है, इन सारे सवालों का हम जवाब देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए अब समझते हैं कि क्या है खिलाफत आंदोलन। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि खिलाफत जो है वो अब्बासिद एम्पायर के पास थी इराक में। खिलाफत जो है वो स्विच होती गई, इजिप्ट में गई, उसके अलावा स्पेन में भी रही कुछ टाइम। तो अभी फाइनली जब तक खिलाफत खत्म हुई अंत में, तब वो टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर के पास थी। और ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी का। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ देने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में उनकी हार हो गई, दैट मीन्स टर्की की हार हो गई। और जो देश हार गए उनको एलाइड फोर्सेस के जजमेंट पर अब डिपेंडेंट रहना पड़ा। और एलाइड फोर्सेस, जो फोर्सेस जीत गई, यानी कि वो बन गए नए ठेकेदार, वो बन गए नए बाहुबली दुनिया के, और उन्होंने अब पूरी दुनिया के मार्केट को बांटना है आपस में। तो जो फ्रांस और यूएस और ब्रिटेन है, और खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, ये चाहते थे टर्की को आपस में बांट ले, क्योंकि यहाँ पर है ऑयल वेल्थ, इमेंस ऑयल वेल्थ है मिडिल ईस्ट में। और ये जो तेल है, इतना जो कच्चा तेल है, उस वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहते थे कि ये टेरिटोरी को आपस में बांट ले। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो इन्हीं 2-3 देशों के हाथ में, और इन यहाँ के जो बड़े पूंजीपति हैं वो मोनोपोलाइज करके रखें, राइट। इसके लिए उनको खिलाफत को खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वहां पर एक बड़ा पॉलिटिकल एंटिटी मौजूद है, अब वैसे तो खिलाफत जो है वो एक पॉलिटिकल शक्ति नहीं है, वो केवल धर्म गुरु है, लेकिन पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। लेकिन जहां पर उसका गढ़ है वहां पर उसके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। वैसे तो इतिहास में हम देखेंगे कि जो तुर्की शासक रहे, पॉलिटिकल कंट्रोल उनके पास रहा, और खलीफा जो है वो एक नॉमिनल हेड के रूप में रहे बस। बट स्टिल एक नॉमिनल हेड के पास शक्ति है, जो कि थ्रेट तो है ही शक्तियों के लिए, ब्रिटिश शक्तियां और फ्रेंच के लिए थ्रेट तो था ही। उस थ्रेट को उन्हें खत्म करना था। थ्रेट को उन्होंने खत्म कैसे किया कि खिलाफत की पोस्ट को उन्होंने नल कर दिया, और खिलाफत का जितना भी एम्पायर है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया, और जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, मुस्लिम रिलीजियस साइट्स, उन सब पे जो है वो कंट्रोल हटा दिया खिलाफत का। और जिस तरह वो बांटेंगे आगे, जिस तरह मतलब वो चाहते थे कि बांट ले हम उन टेरिटरी को, जिसके हाथ में वो टेरिटरी गई उसके कंट्रोल में उसकी पूरी भूमि आ गई, इंक्लूडिंग दोज वो जो डिवोशनल प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के, वो भी। इससे पूरी दुनिया के मुस्लिम जो है वो आघातित थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके लीडर की पोजीशन जो है वो खत्म हो गई, ये उनके लिए अपमान था। और दूसरी चीज ये कि उनके जो इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं उसके ऊपर अब किसी और का कंट्रोल होने जा रहा था। अगर पूरी भूमि पर ही कंट्रोल है तो उन्हीं के ऊपर हो गया। प्लस जो मुस्लिम पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट की या सेंट्रल एशिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सब अब कॉलोनाइज्ड होने जा रही थी, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन होने जा रहा था उनका। और भारत जो है वो ऑलरेडी एक कॉलोनी था, तो भारत समझता था, भारत के मुसलमान जो हैं वो तुर्की के मुसलमानों के साथ रिलेट कर सकते थे कि जैसी समस्या हमारे साथ है, जैसे हालात हमारे हैं, तुम्हारे भी अभी कुछ सालों में वैसे होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भारत की जनता में रोष है, भारत की जनता में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो उस मुस्लिम पॉपुलेशन के गुस्से को चैनलाइज करने का काम मुस्लिम लीडर्स का, मतलब बेहतर तरीके, वैसे तो हिंदू लीडर्स भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर तरीके से मुस्लिम लीडर्स करेंगे। तो अब मुस्लिम लीडर्स को यह देखना है कि ऐसे किस मुद्दे को उठाया जाए जिससे जितनी भी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, उसको मुख्य धारा से जोड़ना आसान हो जाए, उसको रेडिकलाइज किया जाए, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको रूढ़िवादी सोच से बाहर निकाला जाए। सारी बात छोड़िए, उसको सुनने के लिए तैयार किया जाए। सबसे पहले उनको समझाया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि एक अवध के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि एक्सट्रीम पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो कहां बैठी है, वो तो यूरोप में बैठे हैं और उनकी तो भारत केवल कॉलोनी है। वो तो अपने गांव, अपने परगने, अपने सूबे को सब कुछ समझ के बैठा हुआ है। सो दैट मीन्स एक नेशनल लेवल का इंपैक्ट क्रिएट किया जाए, एक मूवमेंट लाया जाए जो नेशनल लेवल पर चले।
और उसके लिए एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो और उसका सेंटिमेंट जो है वो सबके साथ जुड़े। मुस्लिम्स ने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा, राइट। सो जो धर्म है मुस्लिम का, वो मुस्लिम सभी लोगों के लिए कॉमन है ऑब्वियसली। तो अगर कोई मुद्दा धर्म से जुड़ा है तो वो सारे मुस्लिम्स को यूनाइट करेगा। यहां पर ये समस्या भी है कि ये कम्युनलिज्म यानी कि जो धर्म के बेसिस पर बांट देता है ये सोसाइटी को। बट स्टिल गांधी जी ने जोड़ने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इस मुद्दे को इस तरह समझा और इस तरह प्रेजेंट किया कि ये केवल मुस्लिम्स के ऑपरेशन की बात नहीं है। ये आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल ये हमारे गुरुओं के साथ भी हो सकता है, राइट। सो दैट मीन्स ये जो मुद्दा है बेसिकली गांधी जी का तो क्या था कि जो भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उसको खलीफा की जो समस्याएं हैं उनके साथ रिलेट करके भारत के लोगों को जागरूक किया जाए। अल्टीमेट गोल क्या है? भारत में मास एजिटेशन प्रोड्यूस करना, भारत की जो आम जनता है उस तक ये मैसेज पहुंचाना कि बड़ी पिक्चर देखिए चल क्या रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक तो भारत के लोगों में एक ये बहुत कॉमन भावना है कि राम सब संभाल लेंगे या जो होगा देखा जाएगा। ये एक बहुत कॉमन भावना है लोगों के मन में। लोग कैलकुलेट करना छोड़ दिए हैं बहुत समय पहले से ही। लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक निराशावाद फैलता है। गांधी जी चाहते थे कि लोगों के अंदर ये आशा फैले कि वो अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। अगर अपनी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट अपने आगे आने वाली जनरेशंस की सिचुएशंस को जो है वो ठीक करेंगे। और इसी आइडियोलॉजी पे खिलाफत आंदोलन लाया गया, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन में WW1 इज वर्ल्ड वॉर वन, तुर्की साइडेड विद ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ठीक है। तुर्की ने ऑस्ट्रिया जर्मनी का साथ दिया और उसके बाद जब जर्मनी हार गया तो टर्की को डिसमेंबर करने की जो है वो प्लान बनाई अंग्रेजों ने और खलीफा को जो है वो पावर से हटा दिया। यही जो है वो मोटिवेशन बना भारतीय मुस्लिम जनता को एकत्रित करने का मुस्लिम नेताओं द्वारा। अब इंडियन मुस्लिम्स ने अंग्रेजों से क्या डिमांड रखी, ठीक है। सो जो इंडियन मुस्लिम नेता हैं जिनका नाम मैंने आपको गिनाया, अली ब्रदर्स हो गए जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हजरत मोहानी, इन नेताओं की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ 1919 में। और खिलाफत कमेटी ने अंग्रेजों से यह डिमांड रखी कि वो खलीफा की पोजीशन को रिस्टोर करें। इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, पूरे दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप कैसे एक पूरी ऐसी कम्युनिटी जो कि पूरी दुनिया में फैली है उनकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। और दूसरी चीज डिमांड करी गई कि हम आपसे नहीं मांग रहे कि आप पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर रिस्टोर कर दीजिए, लेकिन जो जज़ीरत उल अरब है, जो प्राइम लोकेशन है, ठीक है, जहां पर मक्का और मदीना है, वो एरिया तो एटलीस्ट आप रिस्टोर कर दीजिए खलीफा को, ताकि लोगों की सेंटिमेंट्स को जो है वो हानि ना पहुंचे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस शुड बी रिमेन्ड। और दूसरा पॉइंट है खलीफा शुड बी लेफ्ट विद जसीरत अल अरब। जसीरत अल अरब जो है वो क्षेत्र है जहां पर प्राइम कंट्रोल था खलीफा का। सो ये है खिलाफत का इशू। अब खिलाफत के इशू को किस तरह पॉलिटिसाइज किया गया और क्यों किया गया? मुद्दा एक है, भारत की जनता को जागरूक करना है। जागरूक करने से क्या होगा? वो सवाल पूछेगी। सवाल क्या पूछेगी? कि मैं गुलाम क्यों हूं, मैं आजाद क्यों नहीं हो सकता। ये अगर वो सवाल पूछेगी तो सामने वाली अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा। और अभी तक उनका जवाब क्या था? कि तुम इन्फीरियर हो, तुम्हें हम सिविलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने एंड से दिखाएंगे कि हमारी एजुकेशन तुमसे सुपीरियर है, जब हम अपने एंड से दिखाएंगे कि हमारा मेडिकल सिस्टम तुमसे सुपीरियर है, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सारे पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो वेस्टर्न मेडिसिन है, इन सब का जो है वो विरोध किया। गांधी जी चाहते थे जो नेचुरोपैथी है इंडिया की, जो होम्योपैथी है इंडिया की, या उसके अलावा जो यूनानी मेडिसिन हैं, जो बीमारियों को जड़ से खत्म करने पर काम करती है, ना कि उन्हें सप्रेस करने की, जो कि वेस्टर्न मेडिसिन है, वो एक बहुत बड़ा हेयॉक्स है। गांधी जी ने इस चीज को उसी समय समझ लिया था। आज से 100 साल पहले गांधी जी समझ चुके थे इस चीज को कि किस तरह वेस्टर्न मेडिसिन का सिस्टम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो कि लोगों के अंदर बीमारियां मेंटेन रखा जाता है। क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सा नोशन है
कि अ पेशेंट क्योर्ड इज अ कस्टमर लॉस्ट। अगर कोई व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई तो उनका तो कस्टमर चला गया ना। तो ये पूरा पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम जो है वो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम, राइट। तो गांधी जी इस बात को अच्छे से समझते थे। आगे आते हैं उस पर कि गांधी जी ने कैसे कांग्रेस को फ्लिप किया। कांग्रेस तैयार नहीं थी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो है वो रेडी नहीं थे, और कैसे कांग्रेस ने नेताओं को कांग्रेस के नेताओं को गांधी जी ने रेडी किया। आएंगे उस पॉइंट पे। खैर अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि गांधी जी का स्टैंड क्या है खिलाफत को लेकर, राइट। सो जो खिलाफत कमेटी है उसने, उनके नेताओं ने भारत भर में घूम घूम कर जागरूकता फैलाई कि हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और दिल्ली में वो कॉन्फ्रेंस होगी। सो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1919 दिल्ली में, जिसके प्रेसिडेंट चूज किए गए गांधी जी, राइट। अब यहां पर जो है वो आइडियाज जिन जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी, राइट। अब सभी लोग तो भारत के आ नहीं सकते, लेकिन कौन लोग आए होंगे? भारत के अलग अलग क्षेत्र के जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो अपने क्षेत्र में वापस जाकर अपनी बात को रख सकते हैं, उनके पास ऐसी इन्फ्लुएंशियल पत्रिकाएं या अखबार या मैगजीन्स का माध्यम है जिनके माध्यम से वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को। उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस को हेड किया। सो गांधी जी ने अपनी भाषा से समझाया लोगों को कि देखिए अंग्रेज जो हैं वो बना रहे हैं बेवकूफ आपका, राइट। वहां पर खिलाफत को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इससे आपकी सेंटिमेंट्स को जो है वो हानि पहुंची थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे इस मामले में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चाहते थे कि ऑयल वेल्थ जो है वो उनके कंट्रोल में रहे। अगर ऑयल वेल्थ ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहती तो आज ऑटोमन एम्पायर कहां पहुंचता, पूरे लगभग एशिया को कवर करता वो, अगर उनके हाथ में उनकी ऑयल वेल्थ रह जाती और वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाते। उनको होने नहीं दिया अंग्रेजों ने। एक ऐसा समय था कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो पूरे यूरोप को जो है वो रौंद सकने के लायक थी, राइट। लेकिन मॉडर्नाइजेशन वहां पर आने नहीं देगी, वो खैर अलग एक टॉपिक है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना है कि किस तरह जो खिलाफत कमेटी है और जो गांधी जी है, ये दोनों इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझे। खासकर गांधी जी इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझे कि खिलाफत के साथ रहकर ही हम जो है वो समाज को जोड़ कर रख सकते हैं। अगर खिलाफत आंदोलन के साथ अगर गांधी जी जुड़े रहे तो समाज जुड़ जाएगा हिंदुओं और मुस्लिम्स का। क्यों? क्योंकि 1916 के लखनऊ पैक्ट से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा था कि हिंदू और मुस्लिम आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो आड़े आती रही हमेशा से। अंग्रेज जो हैं वो घूस खिलाकर और अन्य कई माध्यमों से कई नेताओं को भ्रष्ट करते रहे हैं, और उनकी वजह से भारत में जो है वो अनियमित तौर पर ये कम्युनल राइट जो है वो होती रही है। जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह समझाने की कोशिश की गई या जनता तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि हमें किस तरह सभी के सभी ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना है, राइट। एट द कॉन्फ्रेंस a call to boycott all British goods was made, and if British doesn't offer peace terms to Turkey, people will not cooperate with the British government। यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में ये ब्रिटिशर्स को साफ जो है वो क्लियर कट वार्निंग दे दी गई कि अगर आपने टर्की के साथ एक सही व्यवहार नहीं किया, खलीफा के साथ, अगर टर्की के साथ आपने एक पीस ट्रीटी नहीं लेकर आए, तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी तक सभी को सुनने में मजाक लग रहा था कि क्या ही होगा नॉन कोऑपरेशन से। गांधी जी वैसे प्रैक्टिस कर चुके थे 2-3 बार सत्याग्रह को। गांधी जी को पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी प्रैक्टिस करके आ चुके थे। और जो अली ब्रदर्स हैं, इन लोगों ने गांधी जी के करियर को काफी समय से फॉलो भी कर रहे थे। इनफैक्ट भारत के अन्य कई नेता गांधी जी के इन आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे थे। गांधी जी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज नाम से। उस किताब में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो है वो सत्याग्रह काम करेगा और नॉन कोऑपरेशन क्या है। उसमें उन्होंने एक बहुत बेसिक चीज समझाई थी कि भारत में अंग्रेजों का जो नियंत्रण है, जो भारत में अंग्रेजों का जो साम्राज्य है, वो भारतीयों के कोऑपरेशन से बना है। अगर मीर जाफर गद्दारी नहीं करते तो प्लासी की लड़ाई का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। भारतीयों के कोऑपरेशन से ही अंग्रेजी जो सरकार है या अंग्रेजी जो
सर्वोच्चता है वो भारत पर स्थापित है। जिस दिन भारतीयों ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, जिस दिन भारतीयों ने अंग्रेजी सामान खरीदना बंद कर दिया, अंग्रेजों ने किया क्या, भारत से पहले तो तैयार सामान लेके गए, उससे भारत के पास सोना इकट्ठा हुआ, चांदी इकट्ठा हुआ, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी थी। उसके बाद फिर उन्होंने भारत से कच्चा माल ले जाकर बाहर प्रिपेयर किया और फिर उसको लेकर भारत में लाकर बेचा, और जितना भी सोना भारत में इकट्ठा हुआ था वो सोना जो है वो भारत से एक्सट्रैक्ट कर लिया, भारत को कर दिया गरीब। तो बहुत सिंपल सा आइडियोलॉजी था गांधी जी का कि अगर हम वो सामान खरीदना ही बंद कर दें, वो कह रहे हैं कि हम आपको स्कूल खोल के दे रहे हैं, हम आपको वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेशन दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि हमारे गुरुकुल जो है वो आपसे बेटर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बेहतर इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो है वो टैगोर और गांधी जी के बीच में बहस हुई, आगे मैं आऊंगा। बहुत सारे लोग अभी भी बहस करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन ना आए भारत में, वेस्टर्नाइजेशन ना आए, तो आगे टैगोर की वो बहस हुई गांधी जी के साथ। बहस ऐसी नहीं कि फेस टू फेस, लेकिन खत के माध्यम से, और उनके जो वीकली मैगजीन्स थी दोनों की, वो मैगजीन्स में छापते थे अपने लेख और एक दूसरे को टारगेट करते थे, एक दूसरे के व्यूज को टारगेट करते थे। सो उनको हम समझेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में, आगे आएंगे वो पॉइंट्स। बट यहां पर हमें यह समझना है कि किस तरह कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने पर प्रेशर डाला गया। इससे होगा क्या कि अगर आप ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे, नॉन कॉपरेशन समझा रहा हूं मैं आपको, अगर आप ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे, ब्रिटिश सर्विसेज को लेना मना कर देंगे, ब्रिटिश स्कूल्स में जाना बंद कर देंगे, ब्रिटिश दफ्तरों में अगर आप नौकरियां करना बंद कर देंगे, तो ब्रिटिश राज किस पे करेंगे, वो सामान अपना बेचेंगे किस पे। वो भारत पर जब तक वो ट्रेडिंग कंपनी थे तब तक वो भारत से सामान ले जा रहे थे और खुद मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, ब्रिटिश राज बना, अब वो राज करने के लिए भारतीयों पर डिपेंडेंट हो गए। गांधी जी चाहते थे कि ये बहुत बेसिक फंडा लोगों को समझ आ जाए कि अंग्रेज राज करने के लिए भारतीयों पर डिपेंडेंट है। अगर भारतीय अंग्रेजों का राज मानना बंद कर देंगे तो अंग्रेज परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे, कब तक मक्खियां मारेंगे, उनको फिर जाना ही पड़ेगा। दिस वाज द होल आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। और खिलाफत को नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ने का गांधी जी ने जो स्वर्ण अवसर ढूंढा, गांधी जी ये समझते थे कि ये जो मौका आया है मुस्लिम लोगों के अंदर जो भावना है इस समय जुड़ने की हिंदुओं के साथ, वो 1000 साल में भी नहीं आएगी। तो इस मौके को गांधी जी अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोड़ा किसको, खिलाफत को नॉन कॉपरेशन से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी जैसे कि मैंने बोला, सॉ अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खिलाफत को बनाया जा सकता है। भारतीयों में तो रोष है ही, गांधी जी हिंदू पॉपुलेशन को तो कर ही लेंगे, उनका एजिटेशन तो क्रिएट कर ही देंगे, लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इकट्ठा करना जो है वो थोड़ी समस्या थी, और जोड़ना हिंदुओं के साथ। तो ये स्वर्णिम जो है वो अपॉर्चुनिटी थी गांधी जी के लिए, और जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे कि मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अपॉर्चुनिटी लाइक दिस वुड नॉट प्रेजेंट इटसेल्फ इन 1000 years। अब ये तो था गांधी जी का स्टैंड। अब देखते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था। अगली स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या था खिलाफत को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ पा रहे हैं कि इनिशियली कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन द नोशन ऑफ गांधी जी टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन ऑन द मेरिट ऑफ खिलाफत इशू। कहने का मतलब ये कि शुरुआत में कांग्रेस के नेता जो हैं वो पूरी तरह सहमत नहीं थे इस बात से कि खिलाफत का जो इश्यू है उसके बेसिस पे नॉन कोऑपरेशन को लाया जाए। समझ रहे हैं आप, नॉन कोऑपरेशन को अलग से लाया जाए, खिलाफत को अलग से लाया गया, राइट। नॉन कोऑपरेशन को अलग से लाया गया, खिलाफत को अलग से लाया गया, ये आगे चलकर हुआ। लेकिन जो कांग्रेस है उसमें सहमति नहीं थी। कांग्रेस ये कह रही थी, कांग्रेस के कई सारे नेता यहां पर मैंने लिस्ट किए हैं, जैसे कि तिलक ने क्या कहा, बीजी तिलक ने कहा कि रिलीजियस इशू पे कोई अलायंस क्रिएट करना बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि खिलाफत गलत है या मुसलमानों की डिमांड अलग है। तिलक की सोच थी अलग। तिलक कहते थे कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब इंसान है हम। थोड़ा सा तिलक में रूढ़िवाद भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दूसरे के हितों को नहीं समझते थे। सबके हितों की जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिलीजियस मेरिट पे अगर किसी मुद्दे को लेकर आएंगे तो वो कौमी भावना फैलेगी लोगों के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा राक्षस है, और कौमी भावना जो है वो निगल जाएगी सबको। ये था बीजी तिलक का पॉइंट कि रिलीजियस इशू पर जो है वो अलायंस क्रिएट ना किया जाए।
उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, जिसमें डायरकियल सिस्टम लाया गया और जो प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसके इलेक्शन में भारतीयों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया। और मोतीलाल नेहरू और CR दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता हैं, ये चाहते थे कि जो प्रोविंशियल काउंसिल में जाने का जो मौका दे रही है अंग्रेजी सरकार, उस मौके का फायदा उठाया जाए और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स जो है वो उसमें घुसा जाए और अंदर से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जाए। हम दूर बाहर बैठ रहे हैं, ग्राउंड में पंडाल लगाकर भाषण दे रहे हैं, गांव-गांव जाके इकट्ठा कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम सिस्टम में अंदर घुसें और अंदर से सिस्टम को ठीक करना शुरू करें। राइट, उनका ऐसा मानना था। लेकिन ये एक बहुत कारगर स्ट्रेटजी नहीं थी। क्यों? क्योंकि नरम दल ने, जो मॉडरेट्स हैं, उन्होंने 1885 से 1892 तक ये प्रैक्टिस करके देख लिया था और इनफैक्ट 1907 तक वो समझ चुके थे। तिलक इसीलिए तो अलग हुए, समझ चुके थे तिलक कि अंग्रेजों के नीचे रहकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के सारे क्लॉजेस को, आपको समझ आएगा कि प्रोविंसेस में जो शक्तियां दी गई हैं, जो शक्तियों का बंटवारा हुआ उसमें, और जो भारतीयों के हाथ में उस हिसाब से जो शक्तियां आएंगी वो ना के बराबर हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। और अगर वो कुछ फैसला लेते भी हैं तो उस फैसले को गवर्नर जनरल जब मर्जी चाहे तब ट्रम्प कर सकता है। राइट, सो दैट मीन्स कोई फायदा नहीं था उस चीज का। सो जो इन हाउस काउंसिल का जो फंडा था वो पॉइंट भी लेकर बैठे थे कुछ नेता। उसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ ही दी ताकि वो काउंसिल इलेक्शंस लड़ सकें। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गांधी के साथ जुड़ी हुई थी और काउंसिल इलेक्शंस के खिलाफ थी वो। एनी बेसेंट और M.A. जिन्ना ने कहा कि रेवोल्यूशन की क्या जरूरत है, इस समय मास एजिटेशन की। अगर आप मास एजिटेशन करेंगे तो भारतीय जनता अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, भारतीय जनता इस समय गुस्से में है। अगर आप लोगों को बोलोगे कि आप प्रदर्शन कर सकते हो तो वो ज्यादा समय नहीं लगाएगा हिंसक होने में। ये बात एनी बेसेंट और M.A. जिन्ना दोनों ने कही कि अगर आप मास एजिटेट करेंगे, लोगों को बड़े लेवल पर इकट्ठा करेंगे तो लोग खून खराबे पे उतर आएंगे, लोग परेशान हैं। ठीक है, लोगों को तो बहाना चाहिए। राइट, तो एनी बेसेंट ने ये कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि क्यों कर रहे हो, जब इंडियन काउंसिल एक्ट आ ही गया है तो उसी का फायदा उठाइए, और मास एजिटेशन के लिए अभी भारतीय जनता प्रिपेयर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो कांग्रेस छोड़ भी दी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पॉइंट उठाया कि जैसे कि हमें नाम पता चलता है, गांधी जी के आगे महात्मा लगाया गया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राइट, तो ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, महात्मा क्यों लगाया गया, मौलाना क्यों लगाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इस बात को उठाया कि क्यों जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी आप पहले ही नाम के साथ जोड़ दे रहे हैं। राइट, तो खैर मोहम्मद अली जिन्ना के केस में हम आगे आएंगे, मुस्लिम लीग को एक अलग से पूरे सेशन में समझेंगे क्या है मुस्लिम लीग की स्टोरी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इनिशियली किस तरह कांग्रेस अलग है, और ये कुछ एग्जाम्पल है नेताओं के, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनमें से एनी बेसेंट और M.A. जिन्ना ने तो कांग्रेस छोड़ ही दी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ ही दी, मोतीलाल नेहरू और CR दास को बाद में जो है वो गांधी जी कन्विंस करने के लिए तैयार हो गए नॉन कोऑपरेशन के लिए, और तिलक का तो डिमाइस ही हो गया, उनकी तो वो तो एक्सपायर ही हो गए, तो उनका तो पॉइंट हट ही गया। लेकिन तिलक के रूप में गांधी जी ने अपने आप को बोला कि मैं तिलक के रूप में अभी भी मौजूद हूं। खैर, उस पॉइंट पे आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। लेटर गांधी जी वॉज एबल टू गेट कांग्रेस अप्रूवल। कैसे था? क्योंकि गांधी जी ने सबको समझाया कि ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो 1000 सालों में नहीं आएगी। राइट, उसके अलावा कांग्रेस को समझाया गांधी जी ने कि तुम क्या इन हाउस काउंसिल और जो इन हाउस पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहे हो, क्या आप अंदर से सिस्टम ठीक कैसे करोगे? आपने क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड में देख नहीं लिया? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपने पढ़ी नहीं? उसके अलावा जो जनरल डायर को बरी कर दिया है, दैट मीन्स आप समझ गए हैं अंग्रेजों का रवैया क्या है। वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। राइट, दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि वो अपने लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, वो सिस्टम को बदलेंगे नहीं, वो दमन करने आए हैं भारत में, भारत को लूटना उनका प्राइम, भारत में एक एक्सप्लॉइटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड रखना जो कि भारत के सारे रिसोर्सेज जितने समय तक हो सके भारत के सारे रिसोर्सेज को निचोड़े, वो उनका प्राइम कंसर्न है। भारतीयों से उनका कोई मतलब नहीं है।
राइट। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इन हाउस पॉलिटिक्स में जाएंगे और वहां से सुधार करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और ये पॉइंट धीरे धीरे नेताओं, भारतीय नेताओं को दिखे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, और वो उनको कन्विंस कर पाए गांधी जी। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि भारतीय लोगों के अंदर भावना है, ठीक है। कांग्रेस वर अवेयर दैट मासेस वर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट, है ना। जो भारत की जनता है उसके अंदर घृणा है, रोष है, अब उसको चैनलाइज करने के लिए उसको मौका चाहिए। अगर उसका सही तरीके से उसको सही, उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया, तो वो कहीं ऐसी जगह पर फूटेगी जो कि बहुत नुकसानदायक होगा, राइट। कहीं पर भी झड़प हो सकती है, राइट। बहुत सारी झड़पें हुई भी, ऐसा नहीं है बहुत झड़पें नहीं हुई, बहुत सारी झड़पें हुई भी। आगे हम समझते हैं कैसे कैसे मोपला विरोध क्या था, राइट। उसके अलावा जब बंबई में फारसियों को मारा गया, उस मुद्दे को भी समझते हैं हम। और छुटपुट झड़पें जो है वो पूरा समय होती रही, कॉम्युनल राइट्स होते गए जगह जगह, गांधी जी को स्वयं जाकर रोकने पड़े कुछ तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ जो है वो लेकर चले गांधी जी, और किस तरह ये पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे कि कैसे खिलाफत जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, गांधी जी ने खिलाफत को किस तरह जोड़ा, और कांग्रेस से खिलाफत जो है वो किस तरह पास हुआ। उन सारे इवेंट्स को आइए अब समझते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरह खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये समझते हैं। तो फरवरी 1920 से ही शुरू हो गई। फरवरी 1920 को एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो गया, उस समय के वॉयसरॉय कैम्सफोर्ड के पास। गांधी जी भी थे उसमें और अली बंधु भी थे। वहां जाकर उन्होंने कैम्सफोर्ड को कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप ट्रीटी नहीं मानते तो। फाइनल वार्निंग दी उन्हें। अंग्रेजों ने सोचा कि क्या ही कर पाओगे तुम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या ही होता है, देख लेंगे हम तुम्हें, राइट। कैम्सफोर्ड ने बात नहीं मानी। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने जा रहा है। गांधी जी ने सब लोगों को ओपन मंच पे बता दिया। अब ऑफिशियली डिक्लेयर करने की बात आ गई थी, राइट। जैसे कि पहला पॉइंट हमने पढ़ा, फरवरी 1920, मई 1920 में वही घटना घट गई जिस चीज का डर था भारतीयों को, और अंग्रेजों ने जो कहा था वो कर देंगे। वो थी ट्रीटी टर्की के साथ। ट्रीटी ऑफ सेवरेज हुई मई 1920 में, और उसमें क्या फैसला लिया गया कि ट्रीटी को उसी तरीके से डिसमेमोरेट किया गया, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, और जो ऑटोमन एम्पायर है उसके जो टुकड़े किए गए वो फ्रेंच और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल, राइट। अब यहां पर जो है वो जो मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है भारत की, उनको लग गया झटका, और जो खिलाफत कमेटी है उनको अब फाइनल हो गया कि अब तो हमें शुरू करना ही करना है जल्द से जल्द। उन्होंने जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई इलाहाबाद में, जिसको लीड किया गांधी जी ने। और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने सभी पार्टियों से ये आवेदन किया कि आप खिलाफत मूवमेंट को केवल धर्म के नजरिए से ना देखें, ये केवल अब धर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाफत तो एक मुद्दा है, असल मुद्दा है भारत से इंपीरियलिज्म को खत्म करना, भारत से ये अंग्रेजों की कॉलोनी जो है वो हमें हटानी है। असल मुद्दा ये है भारत में स्वराज लाना है। असल मुद्दा ये है, अगर वो स्वराज हमें खिलाफत के मुद्दे का इस्तेमाल करके लाना पड़े, उससे बेहतर तो और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम की एकता में भी बढ़ोतरी हो रही है। सभी जितने भी पार्टीज ने वो अटेंड करी कॉन्फ्रेंस, उन सबसे ये आग्रह किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉयकॉट करना शुरू करें अंग्रेजी गुड्स का, अंग्रेजी सर्विसेज का, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, या जितनी भी अंग्रेजी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबका बॉयकॉट करें। अगस्त 31, 1920 में खिलाफत कमेटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन हमने शुरू कर दिया आज से, और पूरे भारत में जहां जहां तक पहुंच थी इनकी, वहां पर जो है वो नॉन कोऑपरेशन फैलने लगा। लेकिन वो पहुंच जो है वो अभी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस के पास रीजनल लेवल पर बड़े नेता थे। लाइक बंगाल में CR दास की पैठ है, लाला जी की पैठ है पंजाब में, तिलक जी की पैठ है बंबई में, यानी कि जो मराठा एरिया है वहां पर, राइट। दक्षिण में पैठ है अन्य नेताओं की, जो दक्षिण के अन्य नेता हैं, लाइक SNDP जिन्होंने शुरू किया था, परियर वगैरह। तो उन लोगों को जोड़ना है अब, ताकि भारत की ये जो फैली हुई भुजाएं हैं,
इन सारे क्षेत्रों में जो है वो रूरल लेवल पर, जनता के लेवल तक जो है वो पहुंचाया जाए, आम लोगों को जो है वो नॉन कोऑपरेशन का मतलब समझाया जाए। उसके लिए कांग्रेस की जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसका जन प्रसार था लेकिन जन समर्थन नहीं था, लेकिन प्रसार जरूर था उसका। तो अब जन समर्थन की जरूरत थी कांग्रेस को, और गांधी जी को जरूरत थी कि कांग्रेस के जन प्रसार का जो है वो फायदा उठाएं। इसीलिए अब कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन गांधी जी ने आयोजित करवाया सितंबर 1920 में, जिसका अध्यक्ष जो है वो गांधी जी ने लाला लाजपत राय को चूज किया। अब लाला लाजपत राय को क्यों चूज किया? क्योंकि वो बाल गंगाधर तिलक को करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 अगस्त 1920 को एक्सपायर हो गए बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बाद जो फुल सीनियर है नेता, जिनकी बात सब मानते हैं, सब समझते हैं, वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है वो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे थे वो। उसके अलावा मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत सारी जो है वो पिछले बीते हुए साल में 1919 में बहुत सारी मजदूरों के साथ जो है वो उन्होंने रैलियां और बहुत सारी हड़तालें करी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किया था उन्होंने, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े थे, यानी ग्राउंड में काफी काम किया था उन्होंने। और एक बहुत बेहतरीन फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो थे ही, जनता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो जनता में और कांग्रेस पार्टी में पैंठ थी लाला लाजपत राय की, जैसे बीजी तिलक की भी थी। लाला लाजपत राय को, जैसे बीजी तिलक को गांधी जी ने सारा मुद्दा समझाया था कि क्या है नॉन कोऑपरेशन और कैसे और क्यों हमें खिलाफत के साथ जोड़ने की जरूरत है, और बीजी तिलक तैयार भी हो गए थे और समझ भी गए थे। लेकिन बीजी तिलक के एक्सपायर हो जाने के बाद अब लाला लाजपत राय के साथ जो है वो गांधी जी ने काम करना शुरू किया। लाला लाजपत राय को समझाया पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्यों नॉन कोऑपरेशन जो है वो मैं चाहता हूं खिलाफत के साथ जोड़ना और खिलाफत के साथ प्रोरोगेट करना इसे। और फिर सारा कॉन्सेप्ट जब गांधी जी ने समझाया आराम से बिठाकर लाला लाजपत राय का, तो लाला लाजपत राय भी एक रीजनेबल इंसान है, उनको समझ आया कारण कि ये एक धर्म को लेकर नहीं है, ये खाली आम जनता के मन में भावना है। ये एक रूढ़िवाद जो है वो ये भी एक रूढ़िवाद सोच है कि अगर खिलाफत को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है तो केवल धर्म ही उसका एस्पायरेशन हो सकता है। नहीं, लोगों को जागरूक करना है, बहाना कोई भी हो, राइट। इससे अगर हिंदू मुस्लिम एकता बन रही है तो दिन में 2 बार चूज करो, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है वो कन्विंस हो गए। अब लाला लाजपत राय अगर कन्विंस हो गए तो उनकी अथॉरिटी से अन्य नेताओं को कन्विंस करना आसान हो गया, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, राइट। सुभाष चंद्र बोस को नहीं कर पाए गांधी जी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अभी यंग भी थे थोड़े, तो उनके जो है वो उनकी थोड़ी सोशलिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट अप्रोच ज्यादा थी। वो कुछ ज्यादा ही इंडल्ज थे कि वो सिस्टम को अंदर से ठीक करेंगे, राइट। आगे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ेंगे। खैर, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगस्त 31 में खिलाफत कमेटी ने ऑफिशियली स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड किया लाला लाजपत राय ने, और कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसमें गांधी जी ने क्या क्या स्टेप्स बताए थे, क्या क्या करना है नॉन कोऑपरेशन में। बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का, बॉयकॉट करना है लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट करना है। दैट मीन्स आपको जो है वो अपने मुद्दों को लेकर अब अंग्रेजों की दहलीज पर नहीं जाना, अंग्रेजों के कोर्ट में नहीं जाना। सो इससे तो भारत में क्राइम बढ़ जाएगा। तो उस क्राइम का क्या किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास विलेज पंचायत सिस्टम है, और अगर जहां पर नहीं डेवलप्ड है तो पंचायत सिस्टम को डेवलप किया जाए, भारत के सिस्टम को डेवलप किया जाए। यह था गांधी जी का मेन मुद्दा कि भारत के सिस्टम को डेवलप करें हम। तो भारत में पंचायत के ऊपर गांधी जी का भारत के लिए जो पूरा मॉडल है वो अंग्रेजों के मॉडल से अलग था। दुर्भाग्यपूर्ण गांधी जी को जान देनी पड़ी इस चीज को लेकर। अंग्रेजों का जो कैपिटलिस्ट मॉडल है दुनिया के लिए, जो जीत गए, उन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में। गांधी जी का मॉडल उनसे बिल्कुल अलग था। गांधी जी की आइडियोलॉजी सिंपल थी कि भारत अभी उस तरीके के मॉडर्नाइजेशन के लिए तैयार ही नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर से गांधी जी के काफी समय तक बहस चलती रही। रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को बोलते रहे, आप क्यों वेस्टर्न मेडिसिन के खिलाफ है, आप क्यों वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं। चलो मान लीजिए कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न मेडिसिन नहीं चाहिए तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, जिसके लिए भारतीयों ने पैसा खर्च कर दिया, आप उसको तो इस्तेमाल करें। उसको आप क्यों जलवा रहे हैं, क्योंकि कपड़ों को जलाया गया। गांधी जी ने बोला कि कुछ भी नहीं है जलाने को, तो जो पगड़ी पहनी है उसको खोलो और जला दो। ये जो पगड़ी पहनी है ये अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, उनकी मिलों में बना हुआ कपड़ा है, उससे पहनी है आपने। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर काउंटर पॉइंट रखा कि अगर आप
जो पगड़ी या जो कपड़ा जो खरीद लिया एक बार भारतीय ने, अगर वो उसे आप जलवा रहे हो तो भारतीयों के रिसोर्सेज को आप खत्म कर रहे हो ना। अंग्रेजों का थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है, अंग्रेजों से तो खरीद लिया भारतीयों ने, ठीक है। इसका काउंटर जो है वो गांधी जी ने इस तरह कहा कि ये बात खरीदने की या बेचने की या पैसे की नहीं है, ये बात आत्मसम्मान की है। अब आत्मसम्मान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात और बोली कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये कपड़ों को जलाने के बजाय आप गरीबों में बंटवा दें, ऐसे भारत में इतनी जनता है जो नंगी भी तो बैठी है, उनके तन पे कपड़े नहीं है, उनको दिए जाए ना कपड़े। ये यहां पर गांधी जी ने एक बात बोला कि ये कपड़ा जो है ये पाप का है, राइट। ये कपड़ा जो है वो पाप का कपड़ा है। आत्मसम्मान जो है वो गरीब के पास भी है। गरीब अपने आत्मसम्मान के लिए पाप का कपड़ा नहीं पहन सकता, राइट। अमीर तो पहनेगा ही नहीं, गरीब भी नहीं पहन सकता। तो यानी कि वाद विवाद चलता रहा। एजुकेशन को लेकर उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन लेके आई जाए, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। गांधी जी ने काउंटर दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो मास पॉपुलेशन है उसको हिप्नोटाइज कर रही है, उसको कॉलोनाइज कर रही है, मेंटली दिमाग उनका कंट्रोल में कर रही है अपने, ताकि वो कंज्यूमर बने। और आज मतलब मुझे बहुत दुख होता है ये बात बोलते हुए कि वो कामयाब हो गए हैं इस चीज में, पूरी तरीके से कामयाब हैं। हम उस हिप्नोटिज्म के शिकार हैं और हम शिकंजे में हैं जो जाल उन्होंने बुना है वेस्टर्न शक्तियों ने। और गांधी जी उसके खिलाफ भारतीय मूल की जो शिक्षा है, जो नीति है, उसमें सुधार लाकर उसको सही तरीके से जो है वो भारतीयों को सिखाना चाहते थे। और गांधी जी का बिल्कुल सिंपल मॉडल था कि जो विलेजेस हैं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए, जब नेचुरली चाहिए होगी तो आ जाएगी। अगर आप इंपोज करोगे तो उससे सामंतवाद ही बढ़ेगा, अगर आप इंपोज करोगे तो उससे पूंजीवाद ही बढ़ेगा। अब गांधी जी पूरी तरह पूंजीपतियों के खिलाफ भी नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जो मॉडल मेरा है वो पूरी तरीके से एग्जर्ट में नहीं कर सकता हूं, उसको कुछ लेवल पर ही कर पाऊंगा, इसलिए पूंजीपतियों का साथ मुझे जरूरी है। पूंजी आगे हम देखेंगे गांधी जी ने वापस क्यों लिया, इस पे जो है वो कम्युनिस्ट लोगों का या जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उन्होंने ये बोला गया है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन द्वारा कि गांधी जी जो है वो उन्होंने साथ दिया पूंजीपति और जमींदारों का, ठीक है। जबकि हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। इस पूरे सेशन के अंत में मैं आपको वो एक सवाल का पूरा जवाब दूंगा। खैर, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बॉयकॉट करना है लॉ कोर्ट्स का और उसकी जगह पंचायतों को एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट में आप देखेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1919 के कैम्सफोर्ड रिफॉर्म से जो एस्टेब्लिश हुई हैं उनको बॉयकॉट करना है। उसके अलावा फॉरेन कपड़ा बॉयकॉट करना है, उसकी जगह खादी का उपयोग करना है, खद्दर के कपड़े का उपयोग करना है और इनफैक्ट खद्दर को खुद बनाना है। तो कांग्रेस ने बहुत बड़े लेवल पर चरखे बांटे। चरखा जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी रही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। और गांधी जी की ये आइडियोलॉजी थी कि अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है ना तो वो चरखे का इस्तेमाल करे, कपड़ा तैयार करे। अब ये जो कपड़ा है ये अंग्रेजों की मिल में बना है, इस कपड़े को आप घर पे प्रिपेयर करो, 4 पैसा कमाओ, उस पैसे को अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करो। यानी कि गांधी जी का बेसिक मॉडल था कि गांव के लेवल से इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है हमें और वहां से शक्ति धीरे धीरे ऊपर जानी चाहिए, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बिल्कुल खिलाफ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो कि शक्ति जो है वो मोनोपोलाइज्ड हो, कुछ एक परिवारों के हाथ में कंसंट्रेटेड हो, राइट। सो गांधी जी का एक ये आइडियोलॉजी थी, ठीक है, कि चरखे बांट दो। कांग्रेस के लीडर्स ने 20 लाख के लगभग चरखे बांटे। उनका 1 करोड़ का टारगेट था, लेकिन वो 20 लाख के आसपास चरखे बांट सके, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या है। तो चरखा एक बहुत बड़ी कामयाबी रही। गांधी जी खुद चरखा चलाते थे। बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेडिसिन मैंने आपको समझाया, और गांधी जी और किस तरह जो है वो वाद विवाद चला टैगोर जी के बीच में। आगे रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल वापस किया और सबसे अर्ज किया कि जिसको सर का टाइटल मिला है वो वापस करें, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो नौकरियां छोड़ें। यानी कि अंग्रेजों की आप क्यों जो है वो अप्रेजल चाहिए आपको, क्यों आपको अंग्रेजों द्वारा जो एस्टेब्लिश स्टेटस सिंबल है उनका आपको क्यों उपयोग करना है। आप पहले अपनी जनरेशन को ठीक करें, भारतवर्ष को ठीक करें, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा देश बनाएं, राइट। ये गांधी जी के मैसेजेस थे। अब गांधी जी द्वारा खुद जो है वो उनका केसर हिंद का टाइटल वापस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आया उस साल का 1920 के साल का जो एनुअल कांग्रेस सेशन होता है वो हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, जहां पर ये जो नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम है इसको फाइनली शुरू कर दिया गया। तो ये 2 सवाल बनते हैं,
अप्रूव कब किया गया है? जो सितंबर वाला कैलकाटा का जो सेशन है, ठीक है। और प्रोरोगेट यानी कि शुरुआत कब की गई है? तो दिसंबर वाले सेशन में। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबिलिटी का पॉइंट भी जो है मेंशन कर दिया गया। भारत में छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या थी और छुआछूत को जो है वो गांधी जी सिरे से, जड़ से खत्म करना चाहते थे। आज भी फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 1920 का जो सेशन था, इसमें आप पढ़ पा रहे हैं कि प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज एंडोर्स्ड। उसके बाद यहां पर और 2-3 जो है वो और फैसले लिए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई जिसके 15 मेंबर्स थे, राइट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या थी कि पूरा नॉन कोऑपरेशन कैसे चलेगा उसका ध्यान रखा जाए, उसके लिए कमेटी है। अब ये भी गांधी जी का आइडिया था कि नॉन कोऑपरेशन कैसे चलेगा, ये पूरे का पूरा पार्टी के सारे मेंबर मिलकर फैसला ना ले, एक छोटा सा ग्रुप ले ताकि ये टाइट रहे, सिस्टम लूज ना हो जाए। इसलिए कमेटी का गठन किया गया, CWC का। उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि भाषा के आधार पर, जो क्षेत्रों में अलग, भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, उस भाषा के आधार पर जो है वो प्रोविंशियल कमेटियां बांटी गई। यानी कि जैसे जहां पर मराठी बोली जा रही है वहां पर मराठी प्रोविंशियल कमेटी होगी, जहां पर गुजराती बोली जा रही है गुजराती प्रोविंशियल कमेटी, जहां पर मैथिली बोली जा रही है वहां पर अलग, जहां पर सांथली बोली जा रही है अलग, जहां पर डोगरी बोली जा रही है अलग, राइट। तो भाषा के आधार पर अलग अलग कमेटियां जो है वो बांट दी गई, जिनको कहा गया प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ये सब फैसले दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में लिए गए हैं। उसके बाद वार्ड कमेटीज, ग्रामीण लेवल पर वार्ड कमेटी बनाई गई, ठीक है। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अंडर आई वार्ड कमेटीज, जो कि गांव के लेवल पर उन्होंने काम किया, ठीक है। गांधी जी ने यहां पर दिसंबर 1920 में अपनी स्पीच में बोला कि अगर पूरा भारत 1 साल तक नॉन कोऑपरेशन के इस सारे जितना भी ये पूरा प्रोग्राम है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो अगर करते हैं तो 1 साल में जो है वो स्वराज हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस स्टेज पर मोहम्मद अली जिन्ना, अन्नी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने बोला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो हमने यहां पर समझा कि किस तरह गांधी जी ने कांग्रेस से पास करवा लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं कि ग्रोथ कैसे हुई भारत में, कैसे फैला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्या क्या इवेंट्स हुए। आइए अब उन इवेंट्स को देखते हैं। आइए अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ग्रोथ को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गांधी जी अकम्पेन्ड बाय अली ब्रदर्स टू का नेशन वाइड टूर। अली ब्रदर्स के साथ मिलकर गांधी जी ने पूरे भारत का टूर किया, यानी पूरे भारत में जनसंपर्क किया, सबसे मिले गांधी जी, सबको बताया कि नॉन कोऑपरेशन क्या है, लोगों को समझाया वहां जाकर। और अली ब्रदर्स के साथ घूमे तो दैट मीन्स यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो कायम है। जहां पर भी वो गए वहां पर लोगों को जाकर बताया उन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम्स का जुड़ाव क्यों जरूरी है। वहां पर उन्होंने समझाया कि किस तरह जो है वो अंग्रेजों ने सप्रेस करके रखा हुआ है, उन्हें रियलिटी चेक करवाया उन्हें, ठीक है। अब जितना भी मध्यम वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो तो गांधी जी की बातों को अच्छे से समझा। उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि हजारों के हिसाब से जो शैक्षणिक संस्थान है अंग्रेजों के, वहां से बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस से जो है वो उन स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, और उसकी जगह जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस या स्कूल या कॉलेज हैं, यानी कि जो भारतीयों द्वारा स्थापित कॉलेज थे, वहां पर जाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लगभग 800 के अराउंड उनकी संख्या थी। जैसे आचार्य नरेंद्र देव हो गए, CR दास हो गए, हमारे लाला लाजपत राय हो गए, इनके द्वारा बसाए हुए जो स्कूल हैं वहां पर जाके बच्चे पढ़ने लगे। सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य चुने गए। उसके अलावा जामिया मिलिया हो गया, गुजरात विद्यापीठ, पंजाब विद्यापीठ, ऐसी जगहों पर, काशी विद्यापीठ, ऐसी जगहों पर जाकर बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, गांधी जी की अर्ज करने पर बहुत सारे लॉयर्स ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि नौकरियां छोड़ी जा सकती हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को त्याग दिया। लॉयर्स की लिस्ट लंबी है, देखिए, मोतीलाल नेहरू, JL नेहरू इज जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद और अन्य भी बहुत सारे।
बहुत लोगों ने जो है वो छोड़ दी सरकारी नौकरियां, यानी नॉन कोऑपरेट करना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया बच्चों ने। वकीलों ने अपने नौकरियां छोड़ दी, वकालत करनी बंद कर दी, उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, कोर्ट भी ठप हो गए, स्कूल भी ठप हो गए। सरकारी दफ्तरों से भी लोगों ने रिजाइन करना शुरू किया, जो अफसर थे, भारतीय अफसरशाही जो थी, उन्होंने भी रिजाइन करना शुरू किया। और सबसे बड़ा झटका तो पहुंचा जो अंग्रेजी सामान है भारत की जनता तक, गांधी जी मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे। अंग्रेजी सामान को सड़क पर ढेरियां लगा के उनकी बड़ी बड़ी उनको जला दिया जाता था। देखिए पॉइंट यहां लिखा है, हीप ऑफ फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन लिकर। विदेशी शराब बेचने वाली जितनी भी दुकानें थी उनके बाहर खासकर महिलाओं ने जाकर धरना देना शुरू किया और शराब की बिक्री पर ड्रास्टिक कमी आई। और जितनी भी विदेशी दुकानें हैं वहां उनके सामने जाकर जो है वो लोगों ने धरना देना शुरू किया और वहां पर आने वाले ग्राहकों को कंपेल किया, उनको समझाया कि क्यों ना खरीदें वो। और इस चीज का असर भी पड़ा, असर इतना गहरा पड़ा कि 102 करोड़ से 57 करोड़ आ गई एक ही साल में। जो कमाई है सेल्स से, जो सेल्स की कमाई थी अंग्रेजों की, वो 102 करोड़ से 57 करोड़ में आ गई केवल कपड़ों की। ठीक है, तो ये आधी हो गई कमाई, बहुत बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए। तो जो अंग्रेज बहुत हल्के में ले रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या ही कर पाएंगे भारतीय, अंग्रेजों की इकोनॉमी को आधा कर दिया उन्होंने अपने एक मास एजिटेशन से। और ये तो अभी पहला था, और ये तो अभी बड़े लेवल पर नहीं पहुंचे थे, उस स्तर पे नहीं पहुंचे जिस स्तर में सिविल डिसोबीडियंस में पहुंचना चाह रहे थे गांधी जी। क्यों? क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य ये था और वो हिंट दे चुके थे कि बारदोली से मैं अब एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं, एक सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने जा रहा हूं। अब यहां पर सवाल यह बनता है बच्चे के मन में कि किस तरह नॉन कोऑपरेशन से अलग है सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस आप नाम में ही डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन में आप अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों की सर्विसेज लेने से मना कर दे रहे हैं और अंग्रेजों को अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, यानी अंग्रेजों से आप हर चीज से जो है वो नाता तोड़ दे रहे हैं। सिविल डिसओबीडियंस में आप डिसओबे कर रहे हैं, आप अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, जंगल का कानून तोड़ा गया आदिवासियों द्वारा, कर ना देने का कानून जो है वो तोड़ा गया, यानी कि नो टैक्स मूवमेंट लाया गया। गांधी जी अगर नो टैक्स मूवमेंट ले आते तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अनऑफिशियली भी और ऑफिशियली भी ये बात बोली है कि अगर नो टैक्स मूवमेंट आ जाता तो अंग्रेज डूब जाते, बहुत बुरी समस्या हो जाती। लेकिन यहां पर वही सवाल बनता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। एक उसका बहुत छोटा सा पॉइंट मैं चाहता हूं अभी से बता दूं आपको, आगे चल के हम इस पूरे सवाल को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक बहुत बेसिक सा पॉइंट ये है कि भारत जो है वो तैयार नहीं था। अगर अंग्रेज, मान लीजिए कि 1920-21 में अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते तो क्या भारत के पास उस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड था अंग्रेजों को रिप्लेस करने के लिए? नहीं। 2 साल नहीं लगते उसी तरीके का फ्यूडलिज्म भारत में पहुंचने के लिए। सभी राजा जो है वो अपने अपने एरिया को अपना अपना देश बनाकर जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में बांट देते इंडिया को। जो अंग्रेजों ने एकत्रित करके दिया, जो पॉलिटिकल यूनिटी देके दी है, उसको एक नेशन में कन्वर्ट करने का मौका जो है वो नहीं मिल पाता भारतीय नेताओं को। तो नॉन कोऑपरेशन के माध्यम से अभी इंडिया तैयार नहीं था। नॉन कोऑपरेशन का काम केवल इतना था, जनता को तो यही बताया गया कि स्वराज लाया जाएगा, लेकिन गांधी जी का मेन मोटिव यह था कि जनता के दिल में सबसे पहले वो नेगेटिविटी खत्म की जाए। वो इवेंचुअली होगा। गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी कि एक बार मैं एक्टिव होऊंगा, फिर अनएक्टिव होऊंगा, फिर एक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स एक बार आंदोलन करूंगा, फिर रेस्ट करूंगा, फिर आंदोलन करूंगा। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो है वो पहले बैकअप तैयार होगा। लोग धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी तो करना है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और उससे जो इलेक्शन करवाए गए, वो यही तो था सारा का सारा, स्टेप बाय स्टेप। गांधी जी सब कुछ सोच के चल रहे थे। तो इट वॉज नॉट कोइंसिडेंटल, कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, सब कुछ स्ट्रेटेजी होती है। तो ये गांधी जी का जीनियस था, लोग मानते नहीं है इस चीज को। खैर, इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया, कई इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया कि इट वाज द जीनियस ऑफ गांधी जी, कि उनको पता था, उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि लोगों को इकट्ठा करने का तरीका है ये बोलना कि हम आजादी एक ही साल में दिलवा देंगे, लेकिन हमारे पास अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है रिप्लेस करने के लिए। 1 साल में क्या हो पाएगा? 1 साल में लोगों के मन से पहले डर हटेगा।
महिलाएं अपना किचन का चूल्हा खटका जो है वो छोड़कर सड़कों पर आएंगी, दलितों का मुद्दा उठेगा, बच्चों को एजुकेशन के लिए क्वेश्चन करेंगे बच्चे, सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। पहले ये मुद्दे जरूरी हैं। पहले जो आम जनता है उसको उसके दिमाग में जो है वो एक ज्योति जलानी है, राइट। सो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आधी हो गई जो कमाई अंग्रेजों की, उसके बाद तिलक स्वराज फंड। अब तिलक के नाम पर गांधी जी ने स्वराज फंड जो है वो शुरू किया था। क्यों? क्योंकि अगर अब साल भर 2 साल भर कितना भी लंबे समय तक चल सकता है, सो दैट मीन्स लोग भूखे तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट बना लिया, पूरे भारतीयों का डिपेंडेंट, खासकर मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से अंग्रेजों पर डिपेंडेंट था, राइट। सो दैट मीन्स इतने सारे लोगों को फीड करने के लिए फंड होना चाहिए, तो यहां पर फंड क्रिएट किया गया और उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने डोनेशन किया और उसका डोनेशन जो है वो बहुत जल्दी 1 करोड़ का जो टारगेट था उसको पूरा कर गया। उसके बाद कांग्रेस का एक वॉलंटियर कॉर्प्स बना जो कि एक पैरेलल पुलिस की तरह काम करने लगा। अब लोगों ने थाने में जाना बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने थाने में जाना बंद कर दिया और कांग्रेस ने अपने एंड से जो है वो कांग्रेस के विजिलेंट कुछ जवान लोगों को प्रिपेयर किया कि आप पुलिस की तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डंडा लेके पड़ेंगे पीछे, वो ये ध्यान रखेंगे कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम अनेकता ना हो जाए, दंगे ना हो, राइट। सो ये हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट। उसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जुलाई 1921 कराची में अली ब्रदर्स ने सभी मुस्लिम्स को यह कहा कि आप लोग सेना से रिजाइन कर दें, क्योंकि सेना में रहना जो है वो, अंग्रेजों की सेना में रहना इस्लाम के खिलाफ है। ये जो स्टेटमेंट अली ब्रदर्स ने दी है, तुरंत इनको सितंबर में अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि अली ब्रदर्स के कहने पर अंग्रेजों की सेना से बहुत बड़ी संख्या में रिजाइन कर दिया मुस्लिम सैनिकों ने, राइट। सो जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, रिजाइन कर दिया, और उसके बाद गांधी जी को वायसरॉय ने कहा कि आप ये स्टेटमेंट जो है वो अली ब्रदर्स से वापस लेने को कहें। गांधी जी ने मना कर दिया। इनफैक्ट गांधी जी ने कांग्रेस के सभी नेताओं को बोला कि आप अपने अपने जहां जहां पर आपकी पहुंच हो वहां पर जाकर आप सबको बोलिए कि आप यही मैसेज पहुंचाएं सारे मुस्लिम जनता में, इनफैक्ट नॉट मुस्लिम लेकिन हिंदुओं में भी, कि सेना से आप रिजाइन करें, राइट। सेना से रिजाइन करें, क्योंकि यही तो नॉन कोऑपरेशन है। उसके बाद आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि कांग्रेस गेव कॉल टू लोकल कांग्रेस बॉडीज। जैसे कि मैंने बोला आपको कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, राइट, वार्ड कमेटीज की स्थापना हुई। तो ये जो लोकल कमेटीज हैं, इनको गांधी जी ने बोला कि आप अपने एरियाज में चरखा बांटेंगे, नॉन कोऑपरेशन का मैसेज सिखाएंगे। उसके अलावा जो जितने भी फॉरेन सामान बिक रहा है वहां पर आप अवेयर करेंगे लोगों को कि क्यों नहीं खरीदना है हमें, और जितना भी फॉरेन सामान है उसको जला दीजिए, राइट। उसके अलावा हमें नो टैक्स मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने को बोला गांधी जी ने, और सिविल डिसोबीडियंस ऑलरेडी हमें कई जगहों पर शुरू होता हुआ दिखा। जैसे नो टैक्स मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, टैक्स देना एक कानून है और कानून का उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा है। सो नो टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस इन मेदिनीपुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश। ये गुंटूर और मेदिनीपुर में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। असम में टी प्लांटेशन के लोगों ने जो है वो टी प्लांटेशन में काम करने से मना कर दिया। रेलवे के वर्कर्स ने रेलवे में काम करने से मना कर दिया, और वहां पर JM सेनगुप्ता नाम के उनके लीडर रहे। ठीक है, आगे देखिए। अब अंग्रेज जो है वो परेशान हो गए कि अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना एस्केलेट हो जाएगा मामला, राइट। सितंबर तक उन्होंने देखा, उनका रवैया रहा कि अपने आप शांत हो जाएंगे, कितने समय तक ये नौकरियां नहीं करेंगे, कितना समय तक जो है वो ये टिके रहेंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इनको भूख सताएगी और इनको नौकरी पे आना पड़ेगा वापस, या अंग्रेजों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम क्रिएट किया था अंग्रेजों ने कि पूरे तरह से चंगुल में रहे भारतीय उनके, राइट। सो सितंबर का महीना आ गया। अब अंग्रेजों ने सोचा नहीं, हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने पॉलिसी अपनाई कि किसी एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाए, और उससे जैसे गांधी जी सेलिब्रिटी बन गए लोगों के बीच में, आम जनता में। क्यों? क्योंकि गांधी जी के नाम पे जो है वो बहुत सारी जो अफवाहें फैल गई थी। गांधी जी मायावी हैं, कहीं से प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, 2-2 जगहों पर एक साथ देखे गए,
और उसके अलावा ऐसी अफवाहें फैल गई कि गांव में अगर आप गांधी जी की बात नहीं मानोगे तो किसी की बकरी मर जाएगी, किसी का घोड़ा जो है वो मर जाएगा। तो ये बहुत सारी अफवाहें गांधी जी के नाम पर फैल गई कि गांधी जी एक मायावी इंसान है। ठीक है, गांधी जी ने ओपनली खंडन किया इन सब अफवाहों का, लेकिन असर जो है वो इन अफवाहों का बहुत लंबा रहा। तो ऐसा ही सेलिब्रिटी जो है वो अंग्रेजों को भी चाहिए था। तो अंग्रेजों ने वेल्स के प्रिंस को जो है वो भारत में आमंत्रित किया। वेल्स के प्रिंस भारत में आए, बंबई वो पहुंचे और बंबई का पूरा शहर सन्नाटे में, किसी ने भी स्वागत करने के लिए, कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं आया वेल्स के प्रिंस का। लेकिन बंबई के फारसी कम्युनिटी के लोग चले गए। क्यों? क्योंकि फारसी जो है वो एक न्यूट्रल, उनका जो पॉलिटिकल मोड था वो न्यूट्रल था, वो ना ही भारतीयों की तरफ थे और ना ही वो अंग्रेजों की तरफ थे। तो फारसी जो है वो चले गए, और जब वहां के रेडिकल भारतीयों को ये बात पता चली तो उन्होंने फारसियों को कन्फ्रंट किया, और वो कन्फ्रंट्रेशन जो है वो एक दंगे में बदल गया और फारसियों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनके घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई, उनके जान माल को हानि पहुंचाई गई और उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। गांधी जी को जब यह बात पता चला तो गांधी जी बहुत ज्यादा आहत हुए। गांधी जी खुद गए स्वयं बंबई, और जाकर उन्होंने सिचुएशन जो है वो संभाली, और उसके बाद उन्होंने ये चीज समझ गए। इस पॉइंट पर आकर गांधी जी एक बात समझ गए कि अब धीरे धीरे जो है वो मुद्दा हाथ से निकलता जा रहा है। उसके दो एग्जाम्पल और देखने को मिले कि अवध में किसान मूवमेंट में, एका मूवमेंट में जो है वो लोगों ने अपना आपा खो दिया, वहां पर कम्युनल दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में। उसके अलावा दक्षिण भारत में मालाबार में, राइट, प्रेजेंट डे केरला में मोपला रिवोल्ट हुआ। मोपला जो है वो वहां के किसानों कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दिया वहां के जमींदारों ने। ठीक है, तो गांधी जी यहां पर एक बात ये समझे कि भारत की जो जनता है ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं है मास एजिटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक लेवल ऐसा आएगा कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है, या उसके अलावा और भी बहुत सारे जो समस्याएं हैं भारत में, महिलाओं को लेकर ही हो, चाहे ऐसी बेसिक समस्या हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सके, राइट। यहां पर क्या था कि फारसी करना चाहते थे स्वागत, लेकिन बंबई के जो ऐसी जनता है जो अंग्रेजों का स्वागत नहीं कर रहे थे, या जो नॉन कोऑपरेशन या जो सत्याग्रही थे, उन्होंने जाकर फारसियों का विरोध किया। और विरोध उन्होंने शांति से नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी शुरू से बोलते आ रहे थे कि नॉन वायलेंस चाहिए मुझे। गांधी जी को पता था, यह बात भली भांति, और ये वायसरॉय ने भी गांधी को बोला था कि देखो बात है ऐसी, आपने जो ये चला रखा है नॉन कोऑपरेशन, हमें मिनट नहीं लगेगा 5 इस पूरे नॉन कोऑपरेशन को रद्द करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास है आर्मी। हम नहीं चाहते कि हम बहुत ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं। ये बात गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस के बाद भी इरविन ने बोली, और ये बात जो है वो चेम्सफोर्ड ने भी बोली एक बार गांधी को कि हमें फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। गांधी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं। ठीक है, इसलिए गांधी जी का ये बेसिक आइडिया था। गांधी जी को पता था कि नॉन वायलेंस बना रहे, क्योंकि अगर वायलेंस हुआ तो अंग्रेजों को तो बहाना मिल जाएगा फोर्स का इस्तेमाल करने का, और अंग्रेज बहुत भयंकर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और भारत लाठियों के जोर पे नहीं जीत पाएंगे उनकी बंदूकों से। तो गांधी जी अच्छे समझते थे कि जहां पर वायलेंस होना शुरू हो गया वहां पर मुझे अब बंद करना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने लोगों को बोला था कि मैं स्वराज दिलाऊंगा तुम्हें, लेकिन 1 साल में स्वराज नहीं मिलने वाला था। धीरे धीरे सबसे पहला स्टेप क्या था? लोगों में जागरूकता फैलाना। दूसरा स्टेप था सिविल डिसोबीडियंस, लोगों के अंदर डर खत्म करके लोगों को मुख्य धारा में लेकर आना, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना अपना। ठीक है, तो हमें वही देखने को मिलेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस 31 में, और फिर 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ? गांधी जी ने बोला कि अब करो या मरो, अब तुम चाहे वायलेंस करो चाहे कुछ मर्जी करो, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वहां पर गांधी जी ने छोड़ दिया लोगों के संयम पे, लोगों के विवेक पे। अगर आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। क्यों? क्योंकि अब भारत उस स्टेट पे पहुंच चुका था तब तक कि अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ेंगे वो अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए थे उस समय। खैर, वो अलग पॉइंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट में आगे आपको समझाऊंगा कि क्या वहां पर घटनाएं घटी। लेकिन यहां पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोपला रिवोल्ट में भी एजिटेशन हुआ, उसके अलावा सिख एजिटेशन हुआ महंतों को हटाने के लिए, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन का साथ दिया। तो इधर गांधी जी को यह पता चल गया कि नॉन कोऑपरेशन जो है वो अब धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने देखी ग्रोथ नॉन कोऑपरेशन की। अब हम देखते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो सबाल्टर्न है,
उनका क्या रोल, नॉट जस्ट सबाल्टरन, बट जो बिजनेसमैन है या जो जमींदार हैं, रूलिंग क्लास है, अंग्रेजों का क्या रोल रहा और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस पूरे क्या बोलते हैं कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, आइए वो देखते हैं। अब देखते हैं आम जनता के क्या रिएक्शंस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिडिल क्लास का क्या रिएक्शन था। तो मिडिल क्लास का एक बहुत बेसिक रिएक्शन था कि सब शुरू में तो उन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी के आइडिया का कि हाँ जी बिल्कुल हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे खिंचता गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मिडिल क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी भी गलती नहीं है, अंग्रेजों द्वारा बसाए हुए सिस्टम में वो फंस गए हैं, तो वो ज़्यादा समय तक अंग्रेजों के बिना नहीं रह सकते, इसलिए धीरे धीरे फिर उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ध्यान हटता गया। ठीक है, उसके बाद बिजनेस क्लास का क्या था। बिजनेस क्लास में जो छोटे बिजनेस थे, जो भारतीय मूल के छोटे बिजनेस थे, उनको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों का सामान यूज करना बंद कर दिया, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको फायदा होने लगा। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने नॉन कोऑपरेशन से अपनी दूरी बनाए रखी। क्यों? क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े सामंत हैं, उनके लिए खतरा यह था कि ऐसा ना हो कि ये भीड़ जो है वो एक गुस्से में तब्दील होकर उनकी फैक्ट्रियों को, उनकी मिलों को आग लगा दे। तो जो बड़े व्यापारी हैं वो दूर रहे। उसके बाद जो पीजेंट हैं, यानी कि जो ग्रामीण जनता है या जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो दस्तकार हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने मन की बात अब रख सकें। क्यों? क्योंकि अब वो खुलकर जो है वो अपने जितनी भी उनके मन में रोष है उसको बाहर निकाल सकते थे। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने, पीजेंट क्लास ने खुलकर साथ दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, भले ही वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो। सो पीजेंट क्लास जो है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया उसने। उसके बाद स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स तो हजारों के हिसाब से उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया, लेकिन 5-6 महीने बाद स्टूडेंट्स को भी लगने लगा कि अब हमारी एजुकेशन, ऐसा तो नहीं है कि हमारी एजुकेशन खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। 5-6 महीने बाद मामला ठंडा पड़ने लगा था, है ना। सितंबर के आसपास जो बड़े बड़े हॉट पॉइंट्स हैं जो पॉलिटिक्स के भारत में, केवल वहीं पर ही एक्टिव था नॉन कोऑपरेशन। जो बाकी के एरिया है वहां पर ठंडा पड़ने लगा था। बच्चे स्कूलों में वापस आने लगे थे, लोग दफ्तरों में वापस जाने लगे थे, जीवन जो है वो उसी तरीके से नॉर्मल होने लग गया था। राइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी यही रोल है कि शुरू में उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई और फिर दे बैक्ड आउट फ्रॉम द मूवमेंट। लेकिन महिलाओं ने जहां पर महिलाओं ने विरोध किया, वहां पर महिलाओं ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किया। आप इस तरह कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपना पर्दा उतारा और जैसे गांधी जी ने बोला है कि चूल्हे कटके से मैं महिलाओं को बाहर निकाल लाया हूं, अब ये बाहर रहें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगली जनरेशन के लिए गांधी जी का ये मैसेज था। महिलाएं सड़कों पर आई, उन्होंने खुलकर विरोध किया। महिलाओं ने दुकानों के बाहर जाकर, खासकर शराब की दुकानों के बाहर जाकर धरने दिए, लोगों को रोका शराब ना पिए। इससे बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ा। अब आप मान के देखिए, अब आप सोचेंगे कि इससे असर कैसे पड़ सकता है, तो आप सोचिए कि केवल एक शहर में हो रहा है, राइट। फिर आप सोचिए कि एक राज्य में हो रहा है, फिर आप सोचिए पूरे देश की हर एक दुकान के बाहर अगर महिला खड़ी हो जाए झुंड बनाकर शराब की दुकान के आगे, और अब मान लीजिए कि अगर 70% दुकानों में भी अगर शराब नहीं बिके, तो ये कितना बड़ा जो है वो ब्लो देगा सरकार को। तो वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वार था ही इकोनॉमिक। उसके अलावा अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया ही कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एकता बढ़ चढ़कर साथ दिया उन्होंने। इसका एग्जाम्पल हमें कहां देखने को मिलता है कि लगभग 2/3 लोग जो अरेस्ट हुए कई सारे स्थानों पर, वो मुस्लिम पॉपुलेशन के थे। इससे हमें पता चलता है नॉन कोऑपरेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी तरीके से साथ थी। लेकिन आप बाद में देखेंगे जो 1920 का जो दशक है उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए और धीरे धीरे जो है वो कम्युनिटी बट गई भारत की, दंगे हुए। तो यहां पर एक बहुत बेसिक फंडा आपको समझना पड़ेगा कि दंगों की मेंटेलिटी क्या होती है। दंगा होता कम है और करवाया ज्यादा जाता है, ठीक है। तो दंगे जो है वो भारत में करवाए गए हैं, ठीक है। एक सर्वे के हिसाब से लगभग 90% दंगे, 90 से भी ज्यादा है आंकड़ा, दंगे जो हैं वो करवाए जाते हैं, इंटाइज्ड होते हैं, किसी ना किसी मुद्दे को इस्तेमाल किया जाता है, राइट, दंगा करवाने के लिए। तो यूनिटी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से यूनिटी नहीं क्रिएट हुई थी। गांधी जी और अन्य जो नेता हैं
उन्होंने मुस्लिम्स की जो मस्जिदें हैं, मौलानाओं को, उलमाओं को गांधी जी ने बोला कि ऐसे फतवे जारी करो जिसमें बुलवाओ कि अंग्रेजों का साथ देना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को रोका भी कि आप उलमाओं को इतनी शक्ति ना दें, आप उलमाओं को इतनी शक्ति ना दें कि रूढ़िवादी है उलमा, वो उस डायरेक्शन में मूव मत करें आप। लेकिन गांधी जी ने जिन्ना को कहा कि मैं कंट्रोल में रखूंगा उन्हें, और गांधी जी अपने कंट्रोल में कुछ हद तक रख सके। आगे मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले सेशंस में कि किस तरह वो बट गया समाज, ये भारत में डिसहार्मनी कैसे क्रिएट हुई आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते जो है वो हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि जो नेता और जो जनता उसके बीच में यूनिटी है। क्यों? क्योंकि अबुल कलाम आजाद, अली ब्रदर्स, इन जैसे नेताओं, ये नेता जो है वो थ्रू आउट देयर होल करियर वो यूनिटी में रहे हिंदुओं के साथ। तो ऐसा कहना गलत रहेगा कि नॉन कोऑपरेशन से डिसयूनिटी फैली। अब आगे देखें गवर्नमेंट का रिएक्शन। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन सीधा है। मैंने आपको जैसे बोला था कि अली ब्रदर्स ने कराची के अपने अधिवेशन में जो स्टेटमेंट दी थी कि मुस्लिम जनता को ये स्टेटमेंट दी थी कि वो सेना से अपने आप को रिजाइन कर दें, और उस समय के वायसरॉय रीडिंग ने गांधी जी को बोला था 1921 में, मई 1921 में, कि आप अली ब्रदर्स से बोलिए कि ये स्टेटमेंट वापस लें। और गांधी जी ने मना कर दिया था रीडिंग को, और गांधी जी ने बोला था कि मैं खुद जो है वो स्टेटमेंट्स आगे बांट रहा हूँ ये, राइट। गांधी जी ने खुद जो है वो अपने सारे नेताओं का आग्रह किया था कि आप आगे यही मैसेज जो है वो दें, राइट। इससे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात क्लियर हो गई थी, गांधी जी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, अब हमें खुद जो है वो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कठोर कदम उठाए कैसे? उन्होंने जितने भी मीटिंग्स हैं सबको जो है वो इलीगल घोषित कर दिया, राइट। जो वॉलंटियर कॉर्प्स काम कर रहा था कांग्रेस का उसको इलीगल घोषित कर दिया। उसके अलावा प्रेस का गला दबा दिया उन्होंने, राइट। और जितने भी लीडिंग लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट करने के वारंट छपवा दिए। इनफैक्ट गांधी जी भी जो है वो एक ब्रीफ पीरियड के लिए, बाद में गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया 1922 में, जब गांधी जी ने वापस ले लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों, किस बिना पर अरेस्ट किया गया? उन पे चार्ज क्या लगाया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने जो अपनी पत्रिकाओं में लेख लिखे थे वो भड़काऊ थे, राइट। सो इस बेसिस पे उन पे चार्जशीट लगी, 6 साल की सजा भी हुई। खैर, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट जो है वो पैसिव थी, फिर उसको गवर्नमेंट को अग्रेसिव होना पड़ा। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज क्या रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। चौरी चौरा का कांड क्या है, क्या घटना घटी थी चौरा चौरी में, ये सारी घटना जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे, आइए देखते हैं अब चौरी चौरा का कांड क्या था। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन में गांधी जी को सोल अथॉरिटी प्रोवाइड की गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ऐलान किया, गवर्नमेंट को यह वार्निंग दी कि हम बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप जो प्रिजनर्स हैं उनको नहीं छोड़ते, जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है, जिन सत्याग्रहियों को आपने अरेस्ट किया है, उनको अगर आप नहीं रिहा करते, और जो प्रेस के ऊपर आपने कंट्रोल डाला है उस प्रेस के कंट्रोल को अगर आप नहीं बंद करते, तो हम सिविल डिसोबीडियंस बारदोली से किसी भी वक्त शुरू कर देंगे। आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, हमने कितनी हानि करी है आपको। अब सिविल डिसोबीडियंस जो है वो आपको देखिए कितनी हानि करेगा। उसी के कुछ दिनों बाद 4 फरवरी 1922, अब ये 4 फरवरी की जगह 5 फरवरी कई जगह पर डेटेड है, ये कई किताबों में, कई फेमस किताबों में। लेकिन अगर आप चौरी चौरा जाएंगे तो वहां पर 4 फरवरी जो है वो लिखा हुआ है, जहां पर स्मारक है चौरी चौरा का, उधर 4 फरवरी डेट लिखी हुई है, और एक्चुअल घटना जो है वो 4 फरवरी को घटी थी। तो किताबों में कह सकते हैं कि गलत है लिखा हुआ ये, ठीक है। कभी भी आता है पेपर में तो आप 4 फरवरी डेट लिखेंगे। अगर नहीं आती 4 फरवरी डेट, दैट मीन्स सवाल गलत है, आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। खैर, अब 4 फरवरी को क्या घटना घटी आइए देखते हैं। भगवान अहीर नाम का एक सत्याग्रही चौरी चौरा, जो कि एक गोरखपुर, उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, वहां पर एक सत्याग्रही था, और वो जमींदारों द्वारा जो शराब बेची जा रही थी वहां पे, और जो खाने का, खाद्य सामग्री का सामान का जो रेट है वो बहुत ज्यादा था, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहा था। और वो लोगों को समझाता था बात ही, और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा था वो सत्याग्रह के खिलाफ। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था गांधी जी से, और वो पीसफुली मार्च करता था अपने सपोर्टर्स को लेकर। ये बात जमींदारों को पसंद नहीं आई। जमींदारों ने एक बार पुलिस
पुलिस वालों को बोला, उनको कहा कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट करो और इसको सीधा करो। पुलिस वालों ने अरेस्ट किया भगवान अहीर को, रात भर रखा थाने में, शराब के नशे में बहुत पीटा, बहुत ज़्यादा मार लगाई भगवान अहीर में। अगले दिन भगवान अहीर को छोड़ दिया। भगवान अहीर अगले दिन जाते ही उन्होंने सुबह से ही शुरू कर दिया वापस अपना प्रचार करना और अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। चौरी चौरा में उस समय चल रहा था मेला। जब वो मार्च मेले में पहुंचा तो वहां पर जमींदार भी थे। जमींदारों के गुंडों ने उन सत्याग्रहियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों और गुंडों में झड़प हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उस झड़प में जो है वो पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस को भी डंडे पड़े, पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और पुलिस भागकर छुप गई थाने में। थाने में पुलिस ने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया और जितने भी प्रदर्शनकारी है उन्होंने थाने को घेरा। अब वो मेला लगा था तो मेले में केरोसिन भी बिक रहा था। लोगों ने केरोसिन उठाया और थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाने की वजह से अंदर जो है वो सैनिक जलने लगे, पुलिस वाले जलने लगे। जो बाहर निकल के आ गया उसको मार कर उसके टुकड़े करके वापस फेंक दिया गया। तो बहुत वायलेंटली जो है वो मारा गया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस तरह जो है वो डॉक्यूमेंटेड है ये पूरी घटना। लेकिन एक कहीं पर यह भी डॉक्यूमेंटेड है कि जो प्रदर्शनकारी है वो आए थे और जो उच्च अधिकारी है उसके समझाने पर चले गए थे। उन्होंने बंद कर दिया था पुलिस वालों को अंदर, लेकिन उच्च अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शनकारी चले गए थे। पीछे से जमींदारों के गुंडे आए और उन्होंने जो है वो आग लगाई और मारा उनको। क्योंकि जिस तरह की वायलेंट डेथ उनको दी गई है वो काम आम जनता का नहीं था। उनको काटा जिस तरह गया है, जो बाहर आए सर्वाइवर उनको काटा और उसको वापस फेंका उनके टुकड़ों को अंदर। तो ये वायलेंट डेथ काम करना तो किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का ही होगा, आम जनता का काम नहीं होता इस तरह का। तो ये एक इतिहासकारों के बीच में अभी भी स्पेकुलेशन है ऐसा हुआ था या नहीं। लेकिन जो कॉमन एनोलॉजी है, जो जनता के बीच में नॉलेज है, वो यही है कि जो जितने भी सत्याग्रही है उन्होंने ये हिंसा करी। लेकिन गांधी जी तक तो यही खबर पहुंची। जैसे ही तार गांधी जी के पास पहुंचा कि चौरी चौरा में इस तरह की घटना हो गई है, गांधी जी को समझ आ गया कि जो मैं डर रहा था वही हुआ, वायलेंट हो गए। गांधी जी को डर था कि वायलेंट हो जाएंगे, ये जो विद्रोह है एक दिन हाथ से बाहर निकल जाएगा और ये हाथ से बाहर निकलते ही ये एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चला जाएगा, ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा जो क्रांति चाहते हैं। लेकिन क्रांति केवल भारत को डुबाती उस समय। आगे मैं आपको समझाता हूं क्यों वापस लिया गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी ने तुरंत जो है वो उस समय वापस ले लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जितने भी बड़े नेता हैं उन सब ने उस चीज का विरोध किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़े नेता जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सब ने मना किया। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक बोला कि लेना जो है वो वापस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल उसको बोला। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों गांधी जी ने वापस लिया और क्या स्ट्रेटजी थी गांधी जी की। सवाल यहां पर यह बनता है अंत में कि क्यों गांधी जी ने वापस लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसका जवाब सिंपल है कि भारतीय जनता अभी तक तैयार नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने जनता से यह आग्रह किया था कि वो उनको स्वराज दिलाएंगे और 1 साल के अंदर। लेकिन गांधी जी को पता था कि यह मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अंग्रेजों को इकोनॉमिकली विवश भी कर देते हैं भारत से जाने में, लेकिन भारत के पास उस तरह का सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है कि अगर अंग्रेज चले जाएं तो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे पॉलिटिकल कंट्रोल भारतीयों का हो। क्योंकि सवाल यही बनेगा कि कौन करेगा, कांग्रेस करेगी या मुस्लिम लीग करेगी या अन्य जो 36 पार्टियां हैं वो करेगी या जो प्रोविंशियल रजवाड़े हैं वो करेंगे। तो कोई एक कॉमन भावना नहीं थी, राइट, एक यूनिटी की भावना नहीं थी। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका आइडिया था बेसिक लोगों के अंदर जागरूकता लाना, लोगों के अंदर भय खत्म करना। जो सबाल्टरन है, जो लोअर तबकी, जो डाउन ट्रोडन है, जो ऐसा समाज का ऐसा हिस्सा है, स्टूडेंट्स हैं, जो दलित हैं, महिलाएं हैं, जो ऐसे व्यापारी हैं जो जिनका व्यापार नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, उन सबको मुख्य धारा से जोड़ना। जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स में भी जो कट्टर है उनको मुख्य धारा से जोड़ना, हैंस खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी को यह बात पता थी, गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी कि वो कुछ साल के लिए एक्टिव होंगे फिर अनएक्टिव हो जाएंगे। नॉन कोऑपरेशन में एक्टिव हुए, फिर 7-8 सालों के लिए इनएक्टिव रहे, फिर सिविल डिसोबीडियंस में एक्टिव हुए, फिर 7-8 सालों के लिए इनएक्टिव हुए, फिर
क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव हुए और फिर उसके रिजल्ट में हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिली। तो ये गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी कि एक बार युद्ध, एक बार विराम, एक बार युद्ध, एक बार विराम। ठीक है, इट वॉज नॉट कोइंसिडेंटल, इट वॉज ऑल स्ट्रेटेजी। तो आज के सेशन में हमने क्या समझा, हमने पूरा का पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझा और देखा कि खिलाफत मूवमेंट को कैसे गांधी जी ने मर्ज किया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। मेरी आशा है आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपने ये लेक्चर अंत तक देख लिया है तो मैं आपको एक खबर फिर से देना चाहूंगा कि अगर वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो थॉरली एक स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करें, तो वो स्टडी IQ की एप्लीकेशन को जो है वो एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस कोर्स में आपको पूरी थरो नॉलेज जो है वो अवेलेबल होगी। 1300 से प्लस लेक्चर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, आप जिस तरह की नॉलेज चाहते हैं आपको मिलेगी वहां पे। आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। मेरा नाम है विशाल चौहान, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर।